चलिए अपने अदर सोर्सेज वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा उसमें से कुछ क्वेरी है तो बताओ। वन 156 से है चैप्टर। साउंड तो क्लियर। बोलो, कल वाले प्रोविजंस में आपको कुछ पूछना, कोई क्वेरी? चार्जिंग सेक्शन पे पहले बात कर लेते हैं एक बार। अदर सोर्सेज का अपना हेड चल रहा है। हमने देखा हर एक हेड में चार्जिंग सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस रहने वाली। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 56। उसमें दो सबसेक्शन है, 1 और 2। 1 जो है वो जनरल, मतलब जो कुछ भी इस हेड में कवर, मतलब बाकी के चारों हेड में कहीं पे भी कवर नहीं हुआ वो बाय डिफॉल्ट इस हेड में कवर हो जाएगा, ये हमने देखा। सब सेक्शन 2 जो है दैट इज अ स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। उसमें कुछ पर्टिकुलर इनकम को लिस्ट किया हुआ है कि भाई ये इनकम स्पेसिफिक अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी, बाकी हेड में जाके चेक करना ही नहीं, मतलब ये प्रायोरिटी पे रहेगा वैसा है। अब इसमें से हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे। कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज और ये सारी चीजों पे बात हुई। फैमिली पेंशन वाले पे बात की। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हैं ना उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज डिविडेंड इनकम। एक इंपॉर्टेंट इनकम है क्योंकि काफी लोग इस टाइप की इनकम जनरेट करते हैं, तो उसकी टैक्सेबिलिटी जो है ना क्लियर होनी चाहिए। और इन फ्यूचर अगर आप भी शेयर्स में, स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे डेफिनेटली, तो वहां से आपको भी डिविडेंड मिलने वाला है। तो वो डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल कैसे होती है ना, इसका आइडिया आपको होना जरूरी है। डिविडेंड की इनकम का टैक्सेबिलिटी का जो पूरा तरीका है ना, वो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। पहले के टाइम में सिस्टम कुछ और था, फिर ये अराउंड 21-22 वाले एवाई से इन्होंने पूरा उसको टर्न अराउंड कर दिया वैसा है। पुराना सिस्टम बताना जरूरी है ताकि कंपैरिजन आपको समझ में आए। प्रीवियसली ऐसा था कि डिविडेंड की इनकम जो है उसके ऊपर कंपनी पहले ही टैक्स पे कर देती थी। इसके लिए एक सेक्शन का रेफरेंस दिया जाता है, दैट इज सेक्शन 115 कैपिटल ओ। ठीक है, ये एक सेक्शन है, अभी यूज नहीं हो रहा है, पुराना सेक्शन है, बट स्टोरी शुरू वहीं से होगी। 115 कैपिटल ओ जो है इसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी बोला जाता है। चलो ध्यान देना यहाँ पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इसको बोला जाएगा। एक पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे, तो एक कंपनी है और एक उसका शेयर होल्डर है। कंपनी जब यहाँ से डिविडेंड का अमाउंट पे करती है, तो प्रोविजन ऐसा था कि इस डिविडेंड के कंपोनेंट पे टैक्स पेमेंट का काम कंपनी करेगी। दे आर लायबल टू पे डीडीटी, शेयर होल्डर पे नहीं करेगा। तो आपको जो पैसा मिलता है एज एन इन्वेस्टर डिविडेंड के नाम पे, वो आफ्टर टैक्स होता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि उस पर टैक्स का कंपोनेंट पहले कट चुका है और कंपनी ने वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया। और अप्रोक्स जो रेट था 115 में, अप्रोक्स था, एग्जैक्ट 20 पॉइंट समथिंग हो जाता है वो, तो 20% के अराउंड अप्रोक्सीमेट रेट था। 20.34 या ऐसा कुछ था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20% टैक्स लगता था। तो अगर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से 100 रुपए आपको देने के लिए साइड पे रखे, तो उसमें से 20 रुपए तो उन्होंने इनकम टैक्स वालों को दिए, आपके हाथ में आता था रिमेनिंग 80 रुपीज। ये प्रोविजन था। अब इसका दूसरा मतलब ये है कि शेयर होल्डर के हाथ में ये डिविडेंड की इनकम जो है, क्या वो फिर से टैक्सेबल होगी? नहीं, वो टैक्स फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री नहीं बोल सकते, ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है। बट ये लोग इसको ना वैसे प्रेजेंट करते थे कि भाई शेयर होल्डर के हैंड्स में डिविडेंड इनकम होती है एग्जेम्प्ट। बहुत ही गलत तरीका था प्रेजेंट करने का। एग्जेम्प्ट कैसे बोल सकते हो? ऑलरेडी टैक्स है वो, आफ्टर टैक्स बोलना चाहिए। वो एग्जेम्पशन से ऐसा लगता था कि डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगता। सब इन्वेस्टर ये सोचते थे, अरे हमने सुना है डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्ट है। और वो मिस इंटरप्रिटेशन है, उनको ये नहीं पता कि उनको जो पैसा मिला है
वो टैक्स काटने के बाद ही मिला है। आपकी सैलरी टीडीएस काटने के बाद आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सैलरी टैक्स फ्री है। ये तो आपके हाथ से टैक्स नहीं जा रहा, कंपनी तो भरी रही है ना। सेम चीज यहाँ पे भी हो गई, कंपनी या डीडीटी अपनी पॉकेट से थोड़ी भरती है, आपके लिए प्रॉफिट में से जितना पैसा अलग किया उसी में से भरती है। तो अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर ही डिविडेंड का बर्डन बेयर कर रहा है, पेमेंट करने का बर्डन कंपनी पे डाला था, ये कंडीशन थी। तो एग्जेम्पशन का जो सेक्शन था दैट वाज अगेन सेक्शन 10, जिसकी बात अपन कल भी कर रहे थे। इसमें है क्लॉज नंबर 34, ये था 1034, बड़ा फेमस और पॉपुलर सेक्शन। इसके अंदर इन्होंने बोला था कि भाई टैक्सेबिलिटी जो है डिविडेंड की वो शेयर होल्डर के हाथ में नहीं आती, या डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट है। अगर इंडियन कंपनी से वो कोई भी डिविडेंड रिसीव करे तो वो एग्जेम्प्ट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट एग्जेम्पशन, इट इज आफ्टर टैक्स इफेक्ट, वैसे बोला जाता है। अब आज की डेट में सिचुएशन अलग है। अच्छा, डिविडेंड जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन है ना, वो दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 22। ये डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने वाले हैं, और डिटेल डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है, 5-6 क्लॉजेज है उसके अंदर, वैसा है। तो इसमें डिविडेंड वर्ड को डिफाइन भी किया, चलो उस पर तो आते हैं क्यों डिफाइन किया, लेकिन अभी पहले टैक्सेबिलिटी समझ लो। आज की डेट में सिचुएशन अलग है। आज ऐसा है, 115 ओ जो है एग्जिस्ट नहीं करता या यूज नहीं करना है। सेक्शन 1034 का जो एग्जेम्पशन है वो भी चला गया। अब ऐसा कर दिया कि डिविडेंड इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है वो डायरेक्टली आ गई है शेयर होल्डर। जो इन्वेस्टर है वो खुद अपनी डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, ये रूल बना दिया। अच्छा, कौन से हेड में टैक्सेबल, तो भाई अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। किस रेट पे टैक्सेबल, तो बोला स्लैब रेट पे टैक्सेबल। सब कुछ चेंज कर दिया। पहले था वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम पे 20% टैक्स लगता था अप्रोक्सीमेटली। अब ऐसा हो गया कि जो डिविडेंड कमा रहा है उसका जो स्लैब रेट लगेगा ना, उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना है। बाकी कोई स्पेसिफिक रेट डिविडेंड के ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो अब ये आपकी नॉर्मल सी अदर सोर्सेज की इनकम बन गई है। आपने डिविडेंड कमाया, अपने रिटर्न में दिखाओ, उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स भरो और बात खत्म। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब टैक्सेबिलिटी का तरीका क्या, अपने पास टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके या तीन तरीके हैं, एक एडवांस टैक्स, एक टीडीएस और एक नॉर्मल मेथड रिटर्न फाइलिंग के साथ। यहाँ पे इन्होंने टीडीएस वाला मोड यूज किया। तो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसमें टीडीएस का प्रोविजन भी मर्ज कर दिया। लेकिन टीडीएस हर डिविडेंड पे नहीं लगेगा, कंडीशनल है ये। कंडीशन क्या है वो समझो। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर एक पर्टिकुलर कंपनी से पूरे साल में अगर अप टू ₹5,000 डिविडेंड रिसीव करता है, तो उस कंडीशन में नो टीडीएस। थ्रेशोल्ड लिमिट बोलेंगे इसको। एक पर्टिकुलर कंपनी से आपको पूरे साल में ₹5,000 तक का अगर डिविडेंड मिलता है, तो हम बोलेंगे कि उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं है, आपको टैक्स भर देना, कहने की बात ये है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी आपको 5,000 से ज्यादा डिविडेंड दे रही है, तो फिर वो टीडीएस डिडक्ट करके आपको डिविडेंड पे करेगी। अब टीडीएस का ना एक लमसम रेट ले लिया गया, बिकॉज एक्चुअली तो डिविडेंड की इनकम अब स्लैब रेट पे टैक्सेबल है। तो स्लैब रेट पे कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ऑप्शन उनके पास क्या था कि भाई अगर 5,000 से ऊपर डिविडेंड जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। तो टीडीएस तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेट तो होना चाहिए ना। तो वो रेट यहाँ पे इन्होंने रख दिया है 10%। ये 10% जो है ना, दिस इज लमसम रेट। लमसम का मतलब एक बार लगा दिया कि अभी 10% काट लेते हैं, बाद में साल के एंड में वो जो इन्वेस्टर है वो अपना रिटर्न भरेगा ना, तो उसमें पूरी डिविडेंड की एक्चुअल इनकम कितनी है वो दिखा देगा, और उसमें स्लैब रेट लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे आप जो टैक्स पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न, वो स्लैब रेट से ही जा रहा है। लेकिन अभी एक लमसम टैक्स काट लिया ताकि वो उस चैनल में आ जाए, हिसाब फाइनल बाद में कर लेंगे। तो 10% लमसम टीडीएस काट लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड के ऊपर 10% का टैक्स का रेट है। टैक्स डिडक्ट करने के लिए एक लमसम रेट है। अब साल के एंड में जब आपने रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें अदर सोर्सेज में आप डिविडेंड की इनकम दिखाओगे, टोटल इनकम में, फिर उस पर स्लैब रेट लगाओगे। तो अल्टीमेटली डिविडेंड स्लैब रेट से टैक्सेबल होने वाला है। अच्छा, जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें आप ये वाला क्रेडिट ले लोगे कि मैंने इतना टीडीएस डिडक्ट करवाया, ऐसा होता है। टीडीएस का जो सिस्टम है इसमें आईटीसी में नहीं लेते, जीएसटी में वैसा सिस्टम है। ये चीज मैं समझा देता हूँ साथ साथ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, और कोई पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। जैसे सैलरी तो एक पॉइंट है, लेकिन सैलरी में ना फिक्स रेट नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम आएगा। मैं डिविडेंड वाला एग्जांपल लेता हूँ चलो। आपने ना पूरे साल में डिविडेंड के नाम पे 90,000 रुपीज अर्न किए, ऐसा मान लेते हैं। अलग अलग कंपनी से आपने काफी हेवी इन्वेस्टमेंट सब जगह कर रखे हैं, बहुत सारी कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, और 90,000 रुपये पूरे साल का डिविडेंड आया। अच्छा, अब ये डिविडेंड अलग अलग कंपनी से आया,
किसी कंपनी ने आपको 6,000 डिविडेंड दिया, किसी ने 3,000, किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 10,000, अलग अलग है। तो जिन लोगों ने 5,000 से ऊपर आपको डिविडेंड दिया होगा उन्होंने तो टीडीएस काटा होगा। पर ये एक कंपनी से नहीं आया ना, ये अलग अलग कंपनी से आया। तो इसमें किसी ने टीडीएस काटा होगा, किसी ने नहीं काटा होगा। तो जो भी टोटल टीडीएस कटा होगा जहां जहां भी, वहां 10% के रेट पे ही कटा होगा। जिसने अब किसी ने मान लो कोई कंपनी ने आपको 7,000 रुपये डिविडेंड दिया, ये पर्टिकुलर कंपनी है, तो उन्होंने 10% के हिसाब से 700 रुपये टीडीएस काट लिया होगा। बाकी 6,300 आपको इन हैंड दे दिए होंगे। यही हुआ होगा। किसी कंपनी ने आपको सिर्फ 3,500 रुपये डिविडेंड देना था, तो उन्होंने पूरा दे दिया होगा। टीडीएस काटना उनके लिए नेसेसरी नहीं है। तो ऐसा सब हुआ होगा। अब बात यह है कि इस 90,000 के डिविडेंड में आपका जो टोटल टीडीएस डिडक्ट हुआ है, पूरे साल का जो हिसाब अपन देख रहे हैं, वो है 5,500। ये मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, कि किसी पे डिडक्ट हुआ होगा, किसी पे नहीं हुआ होगा। टोटल करके 5,500 रुपये आपने टीडीएस कटवा लिया। यहाँ तक की स्टोरी हो गई। अब साल के एंड में आप अपना रिटर्न फाइल करोगे। जब रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उसका कंप्यूटेशन बनेगा। पूरा हिसाब दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से कितने पैसे आपने कमाए। तो उसमें सैलरी का हेड होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, अदर सोर्सेज होगा, पीसीबीपी होगा, कैपिटल गेन होगा, ये सब आप दिखाओगे। अब ये टोटल आएगा, उसमें आप करोगे क्लबिंग, उसमें से करोगे सेट ऑफ, फिर आएगा आपका जीटीआई, ये सब कैलकुलेशन होने वाला है। फिर इसमें डिडक्शंस, फिर बनेगा टोटल इनकम। ये फ्लो अपन देख चुके हैं। ठीक है। अब इसमें जब अदर सोर्सेज की इनकम लोगे ना, तो आप पूरी 90,000 दिखाओगे। पहली बात तो ये 90,000 ना पूरा शो करोगे, ग्रॉस अमाउंट, नॉट आफ्टर टीडीएस के। भाई इसमें से मैंने 5,500 टीडीएस भरा है, वो टैक्स का अमाउंट है ना। कमाई तो 90,000 ही थी पूरी। तो ये पूरा 90,000 आप यहाँ पे यूज करोगे। अच्छा, बाकी भी आपकी इनकम होगी। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ 2.5 लाख की इनकम आ गई, सैलरी में कुछ आपकी 4 लाख की इनकम आ गई, बाकी पीजीबीपी कुछ नहीं है, कैपिटल गेन में कुछ 1 लाख हो गया, ऐसा कुछ है। अब टोटल सब कुछ करके आपकी फाइनल जो टोटल इनकम आ रही है कुछ 10 लाख रुपए के आसपास, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अब ये 10 लाख रुपए में 90,000 इंक्लूडेड है। पहली बात तो ये समझनी है। और इस 10 लाख पे लगेगा स्लैब रेट। ठीक है। तो इसका मतलब ये 90,000 पे भी तो स्लैब रेट लगी रहे। तो आप जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो इसके ऊपर, वो कौन से रेट से कर रहे हो? स्लैब रेट से। बात समझ आई? अब स्लैब रेट लगा के ये 10 लाख पे कुछ ना कुछ आपकी टैक्स लायबिलिटी तो बनी होगी। मैं वो टैक्स लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूँ। अमाउंट कुछ अलग भी हो सकता है, रैंडमली ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ले रहा। मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 76,000 रुपीज, अजम्पशन है। अब ये 76,000 आप पूरा पे करोगे कैश में रिटर्न के साथ? ऐसा नहीं होता है। आपने पूरे साल में टीडीएस के नाम पे ऑलरेडी टैक्स भरा है। अब ये जीएसटी के आईटीसी जैसा हो गया, कि मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वो तो क्रेडिट तो लूंगा ना मैं। तो पूरे साल में ये जो 90,000 का डिविडेंड आया था, उसमें कुछ कंपनीज ने ना टीडीएस काटा था। वो टीडीएस मिला के 5,500 बनता है, जो पूरे साल का कटा है। तो ये 5,500 मेरे नाम से भरा गया है। तो अब मेरी जो टोटल लायबिलिटी है 76,000, उसमें से मैं 5,500 का क्रेडिट लूंगा। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ना, वो मैं पे करूंगा कैश में। अब ये होते ही पूरा मतलब ये निकला कि ये जो डिविडेंड की इनकम है, उस पे जो ये 10% का रेट लगाया है ना, वो लमसम रेट था। लमसम मतलब एक बार के लिए अप्रोक्सीमेट लगा लिया कि चलो कुछ तो काट लेते हैं। ये 10 का 20% भी काटा होता, आपकी टैक्स लायबिलिटी 76,000 ही रहने वाली थी। बात समझ आ रही है? अगर ये 10 के बदले 20,000 होता और ये आपका 11,000 कटा होता, क्या फर्क पड़ता? 76 में से पूरा 11 माइनस कर लेते। अल्टीमेटली सरकार को आप 76,000 ही टैक्स दे रहे हो, विच इज कैलकुलेटेड ऑन योर स्लैब रेट। तो उसमें ना वो लमसम रेट का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये टीडीएस का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने यहीं पे आपको समझा दिया, कि टीडीएस के पूरे चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारे सेक्शन में ऐसा फिक्स परसेंटेज में टीडीएस कटता है। बट दैट डज नॉट मीन कि वही टैक्स का रेट है। इट मे, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ सेक्शंस में ऐसा भी है कि जो टैक्स का रेट है वो फ्लैट रेट है, और उतना ही टीडीएस काट लेते हैं। नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एग्जांपल भी इसमें ऐड करा देता हूँ। चलो, ये बात तो समझ आ गई ये लमसम रेट का क्या मतलब है। कल अपन ने देखा था कैजुअल इनकम। नहीं, कम हो गई ना। पहले डिविडेंड 20% पे टैक्सेबल था, अभी फ्लैट 10% टीडीएस लगा रहे हैं। बट स्लैब रेट में आपका एवरेज टैक्स रेट कम भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी इनकम कितनी है। एवरेज टैक्स रेट जो अपन ने गिना था, वो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो ऐसे बढ़ जाती है, ऐसा तो कोई पॉइंट अपन कंक्लूड नहीं कर सकते। अब जो कैजुअल इनकम की बात मैं कर रहा था ना, उसमें हमने देखा था कि उस पे जो टैक्स रेट लगता है कैजुअल इनकम पे, वो फ्लैट है 30%। सेक्शन का रेफरेंस आपको दिया था 115 कल बात हुई थी। वो फ्लैट रेट है। कैजुअल इनकम पे फ्लैट रेट लगता है 30% है। और इन्होंने बोला कि ये टैक्स का रेट है ना, आप टीडीएस के फॉर्म में डिडक्ट कर लेना। 194 बी, 194 बी टीडीएस के सेक्शन है। और बोला ये वाला टैक्स टीडीएस के फॉर्म में पहले ही काट लेना।
तो केबीसी वाली इनकम में आप 1 करोड़ रुपए जीते ना, तो आपके 30 लाख पहले कट जाएंगे। और बात यह है कि वो 1 करोड़ पे वैसे भी टैक्स का रेट 30 लाख ही है, वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल है ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, यही अगर आपका फिर कंप्यूटेशन आप बनाओगे तो उसमें आपकी सैलरी इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगा, पीजीबीपी होगा, कैपिटल गेन होगा, अदर सोर्सेज होगा, ये सब दिखेगा। अब जब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो जो भी इनकम है अदर सोर्सेज में, वो आपकी केबीसी वाली इनकम होगी ना, 1 करोड़ रुपए की। अब ये टोटल इनकम में ना इसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये सारी इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट से। और ये 1 करोड़ रुपए की इनकम कैसे टैक्सेबल है, फ्लैट रेट से। अब पूरे कंप्यूटेशन में 1 करोड़ को जोड़ लोगे तो फिर उसमें स्लैब रेट लगा दोगे, और टैक्स तो 30% लगता है, तो मिसमैच नहीं हो गया। तो आपकी जब ये टोटल कंप्यूटेशन बनती है ना, तो पांचों हेड्स में से कुछ इनकम ऐसी होती है, कैपिटल गेन में भी ऐसी इनकम आती है, अदर सोर्सेज में भी आती है, जिसपे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो आपको उसको टोटल इनकम से अलग रखना पड़ता है फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। तो अगर आपकी बाकी की कुछ इनकम अपने अज्यूम कर ले, सपोज सैलरी इनकम आपकी मान लो 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख, पीजीबीपी इनकम आई 4 लाख, कैपिटल गेन में आपकी इनकम आ गई 8 लाख, ऐसा कुछ है, और ये 1 करोड़ हो रहा है। अब जो भी टोटल होगा ना उसमें इसको इंक्लूड नहीं करें। इसके अलावा बाकी ये सब जो है ना, 19 लाख हो रहा है। आप इस पे कैलकुलेशन करो, तो 19 लाख पे आप स्लैब रेट लगा लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्लैब रेट से कुछ ना कुछ टैक्स आएगा। मान लो इसके ऊपर टैक्स आ रहा है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स आ रहा है, ऐसा मैं रैंडमली अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी, और इस 1 करोड़ पे 30%, मतलब 30 लाख रुपए, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी होगी 31,50,000। ऐसे दो पार्ट में कैलकुलेशन होता है। तो कभी भी हमारी इनकम के किसी हिस्से पे अगर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है तो उसको टोटल कंप्यूटेशन से अलग रखते हैं, नहीं तो फिर दो बार मर्ज कर दोगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इसके अलावा बाकी जितनी इनकम है, वो सारी इनकम के ऊपर ना आपने स्लैब रेट लगाया, और इस इनकम के ऊपर आपने फ्लैट रेट लगाया, दोनों को लास्ट में जोड़ दिया, पता चला। अच्छा, इस 1 करोड़ पे ये 30 लाख पहले ही डिडक्ट हो चुका था टीडीएस के फॉर्म में। बात समझ आई, केबीसी वाले ने 30 लाख रुपए काट के आपको पैसे दिए थे। क्लियर हो गया। तो ये इस पे 30% ही टैक्स लगता है, और उन्होंने 30% ही टीडीएस काटा, वहां वो मैच हो गया कि जितना आपका टैक्स रेट था ना उतने काटा, वहां मैच कर दिया। बट अभी जो अपन ने डिविडेंड वाला देखा उसमें मैचिंग नहीं है। डिविडेंड वाले में लमसम रेट है कि भाई एक बार ना इसके डिविडेंड में से कुछ टैक्स काट लो, ताकि हमें पता चले कि इसको डिविडेंड दिया आपने, बोले सर कितना टैक्स काटू, या 2-5% कुछ भी काट लो, चलो 10% रख लेते हैं, 10 के बदले 5 भी रखा होता कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 भी रखा होता कोई फर्क नहीं पड़ता, एट दी एंड डिविडेंड पे स्लैब रेट ही लगता है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। अब यहाँ 1 करोड़ पे 10% टीडीएस काटा होता है, तो बाकी का अभी फिर पॉकेट से देना पड़ता। तो उन्होंने वहां पे क्या है ना, कॉमन सेंस लगाई, बोले जब टैक्स रेट हमने 30% रखा है और टीडीएस ही काटना है तो पूरा ही काट लो ना, आधा बाकी क्यों रखते हो, पहले ही काट लो। वहां मैच कर दिया। तो टीडीएस में ऐसे वेरिएशन है, कहीं पे लमसम रेट, कहीं पे फ्लैट रेट, अकॉर्डिंग टू द टैक्सेबिलिटी। ऐसा ये दो तीन टाइप की चीजें वहां पे आती है। आएगी तब मैं वापस यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली टीडीएस का पार्ट है, बट अभी रिलेट हो रहा है तो एक बार आपको समझा दिया। नहीं नहीं, सब कुछ आएगा वो, अभी सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से सब कुछ लगता है, बट मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो फिर वो आपके लिए बाउंसर हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन समझ आ जाए, बाकी सरचार्ज वो सब तो फॉर्मेलिटी वो कर लेंगे। हम्म। हाँ, वो फिर बेसिक एग्जामेशन लिमिट में अगर आप आ रहे हो और आपने टीडीएस कटवा लिया और उतनी आपकी इनकम ही नहीं है, तो रिफंड आ जाता है। उसमें ऐसा होता है जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो ना, रिटर्न प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा अपने आप रिफंड हो जाता है। तो रिफंड आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा काफी बार आया हुआ है। एडवांस टैक्स भरते हैं ना तो भी ज्यादा भर देते हैं बहुत बार, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है रिफंड आ जाता है। अब आपकी सिर्फ डिविडेंड की इनकम है पूरे साल की, और कोई इनकम ही नहीं है, बाकी सब जीरो है, तो हो सकता है आपकी डिविडेंड की 4-5 लाख की इनकम हो तो रिबेट के बाद टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाए, और आपने तो उसके ऊपर 10% टीडीएस कटवा लिया, वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाता है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ आया। ओके। तो डिविडेंड वाले पॉइंट में जो टैक्सेबिलिटी अब है, उसमें बहुत सिंपल प्रोविजन उन्होंने कर दिया कि भाई डिविडेंड अब टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। वो टैक्सेबिलिटी स्लैब रेट पे होती है, लेकिन टैक्स चार्ज करने का मोड है टीडीएस, और टीडीएस लगेगा ओनली अबव ₹5,000, और इसका रेट है 10%, एंड दैट 10% इज अ लमसम रेट।
ठीक है, ये स्टोरी होगी। डिविडेंड की जो डेफिनेशन है वो आपको मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज 22। इसमें भी अलग अलग सब क्लॉजेज है, वो भी अपने देखेंगे। यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ आया तो बोलो। ठीक है, देखें आगे। और कंपनी, हाँ, तो आपने अलग अलग कंपनीज के शेयर ले रखे हैं। पर्टिकुलर कोई एक कंपनी में आपका इतना होल्डिंग है कि वो लोग जो डिविडेंड दे रहे हो 5,000 से प्लस हो रहा है, तो फुल अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 5,000 और 50 रुपए हो गया तो पूरे 5,050 पे टीडीएस कटेगा। और अगर 4,999 है या 5,000 है तो अप टू 5,000 चलेगा, उससे ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। तो थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं उसको। ये बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है, ये थ्रेशोल्ड है। बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि भाई इससे ऊपर के अमाउंट पे ही टीडीएस कटेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इससे ऊपर जाते ही पूरे अमाउंट पे टैक्स कट जाएगा, वैसा है। चलो, तो ये स्टोरी कवर हुई। अब जो डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड के मीनिंग की बात हो रही है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 157 पे। अब वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिविडेंड का जो प्रोविजन था ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, स्टार्टिंग में ऐसा लिखा था, डिविडेंड व्हेन पेड इन कैश इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट अप्रोक्स 20% रेट, जो उन्होंने बोला था। कंपनी वालों ने दिमाग लगाया कि यार हमें टैक्स से बचना है तो क्या करें। बोले एक काम करते हैं ना, कैश में डिविडेंड नहीं देते, पैसों के टर्म्स में देंगे तो ही डीडीटी लगेगा, 20% का नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पूछा कि क्या करें, आपको कैश में डिविडेंड चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है क्या? तो बोले क्यों, क्या हो गया? बोले फिर वो टैक्स लग जाएगा, तो आप 100 रुपए आपके लिए रखे हैं ना, हमने 80 मिलेगी। तो समझदार इन्वेस्टर्स बोले यार हमें क्या करना है कैश में, एक काम करते हैं ना, हमें जो चीजें चाहिए, जैसे हम इन पैसों से जो खरीदने वाले थे, आप वो सामान ही खरीद के दे दो। समझ आ गया? भाई एक ने बोला मुझे माइक्रोवेव लेना था, मैं सोच रहा था 5-6 हजार मेरा डिविडेंड आएगा, नहीं माइक्रोवेव ले लूंगा, आप माइक्रोवेव दे दो, कैश मत दो। बात समझ आई? कंपनी ने बोला ठीक है, ऐसा करते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, माइक्रोवेव खरीद के आपको दे दिया, बोला ये डिविडेंड है। अब डिविडेंड के सेक्शन में तो लिखा है कि कैश होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। बोले हमने कैश तो दिया ही नहीं, हमने तो असेट दिए, गुड्स दिए, तो फिर डिविडेंड नहीं लगेगा। ये शुरू कर दिया कंपनी वालों ने, असेट दे रहे हैं, कोई मोबाइल फोन दे रहा है, कोई टाइपराइटर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई प्रेशर कुकर दे रहा है, जितना आपका डिविडेंड का अमाउंट ना उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का सामान दे दिया। तो इसमें क्या 20% फायदा कंपनी का हो रहा है, इन्वेस्टर्स का ही हो रहा है। इन्वेस्टर भी समझ रहे हैं ना कि यार अपने को 80 का 100 मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है कैश में मिले काइंड में मिले, घर का जो सामान लेना है इनको बोल के ले लो, लिस्ट दे दो, कंपनी वाले मंगवा के दे देंगे, बेस्ट काम हो गया। ऐसे करके ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ओवरराइड करना शुरू कर दिया। पब्लिक कम नहीं है, जितने रूल बनाते हैं ना अच्छे से पढ़ती है। इंटरप्रिटेशन का पावर ही हुई है कि पहले जाके सेक्शन में पढ़ो लिखा क्या है, जो लिखा है उस हिसाब से मजे लेंगे ना। भाई लिखा है अंदर, उसके अंदर कैश, ऐसा कहाँ लिखा है प्रेशर कुकर पे टीडीएस लगेगा, क्या करेंगे, ढक्कन निकाल ले टीडीएस के नाम पे, बाकी का प्रेशर कुकर देते या उसकी सीटी निकाल लेते, क्या करेंगे, तो पूरा ही देना पड़ेगा। बोले वहां पे प्रोविजन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इनकम टैक्स वाले बोले तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना, हमको कुछ नहीं जाता है, हमको एक अमेंडमेंट करना है, हमारा सारा ना प्रेशर कुकर माइक्रोवेव इधर उधर हो जाएगा। इन्होंने बना दी डेफिनेशन सेक्शन 2, इसका क्लॉज 22, और अननेसेसरी डेफिनेशन बढ़ा दी। 6-6 क्लॉज आ गए इसके अंदर, ए से लेके एफ। पहले 5 थे, अभी इस एडिशन में अपनी निर्मला देवी ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, क्लॉज एफ। ये पहले नहीं था, अभी इस बजट में, अपने बजट में आया, मतलब 24 वाले में वैसा है। तो पहले 5 क्लॉजेस थे, अब 6 हो गए। अब ये 6 क्लॉजेस में ना इन्होंने सारा वसूल लिया। अब बोला जिन जिन नाम से आप डिविडेंड दे सकते थे सब लिख दिया हमने इसमें, अब बच के दिखाओ। टैक्सेबिलिटी तो आने ही वाली है, तो डिविडेंड को डिफाइन कर दिया। अब नो डाउट डिविडेंड पे डीडीटी हटा दिया, बट टैक्सेबिलिटी तो है ही ना, जो अपना इन्वेस्टर है उसको तो स्लैब रेट से टैक्स भरना ही है। तो डिविडेंड की डेफिनेशन में जितनी चीजें कवर करते जाएंगे उन सब पे कहीं ना कहीं टैक्स आपका लगने वाला है, वैसा। अब ये डेफिनेशन को ही समझना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिविडेंड। कैश तो है ही, अदर देन कैश और क्या चीजों को अपने डिविडेंड बोल सकते हैं। तो पहला जो क्लॉज ए है ना, उसमें आप ध्यान रखना, ए फॉर असेट्स। ठीक है, ए फॉर एप्पल तो बहुत हो गया, एप्पल वैसे ही बजट के बाहर है, तो रखो ए फॉर असेट। असेट में भी एप्पल आ ही सकता है। तो दोनों एप्पल महंगे हैं, खाने वाला भी महंगा है, यूज करने वाला महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि अगर कंपनी ने कैश के बदले असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उस असेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो डिविडेंड के बराबर मानी जाएगी। सीधी बात है, आपने प्रेशर कुकर दिया ना, प्रेशर कुकर की मार्केट वैल्यू निकाल लो कितनी है, बोले 1,500 रुपये कुकर है ये, तो 1,500 रुपये डिविडेंड है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब जिसने जो मांगा कैश के बदले, जो भी असेट आपने डिस्ट्रीब्यूट की, सबको सेम असेट दे दी, बोले इस बार सबको प्रेशर कुकर ही मिलेगा।
बोले चलो अच्छा है, 2-4 साल में पूरा किचन का सामान डिविडेंड से भर जाएगा अपना, वैसा है। तो अलग अलग चीजें आती रहेंगी। तो बोला इसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे, कंपनी ने कितने में खरीदा मैटर नहीं करता, मार्केट वैल्यू क्या मैटर करती है, उसके बेसिस पे उसको डिविडेंड मानेंगे। बट इसमें एक है ना मैक्सिमम कैप लगाया। अब कंपनी कितने रुपए का सामान बांट रही है वो डिपेंड करता है। इन्होंने बोला हम पूरी वैल्यू को डिविडेंड मानने नेसेसरी नहीं है। डिविडेंड का एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, डिविडेंड आप देते हो अपनी कमाई में से, या तो करंट प्रॉफिट में से या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, पिछले साल के रिजर्व में से। तो इन्होंने बोला कि हम असेट्स की उतनी ही वैल्यू को डिविडेंड मानेंगे जितना आपके रिजर्व्स के बराबर हो या उससे कम। अब कंपनी के रिजर्व्स 1 करोड़ थे, उन्होंने असेट बांट दी 1 करोड़ 20 लाख, तो डिविडेंड तो 1 करोड़ ही हो सकता है। जब रिजर्व ही मेरे पास प्रॉफिट का 1 करोड़ है, तो मैं उससे ज्यादा तो बांट ही नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा बांट रहा हूँ तो ये तो कैपिटल रीपेमेंट हो गया, या तो कैपिटल रिडक्शन हो गया या बाईबैक हो गया, डिविडेंड तो नहीं हुआ। डिविडेंड का बेसिक कंसेप्ट है कि जितनी कमाई इस साल की और जितनी कमाई पिछले सालों की सारी रिजर्व पड़ी है, उसी में से दे सकता हूँ। तो अप टू दैट एक्सटेंट ही उसको डिविडेंड माना जा सकता है, एक बेसिक बात है। तो आपको उसमें एक फ्रेज मिलेगा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ऐसा कुछ दिख रहा हाँ, ये जो आपने है? ये सेकंड पॉइंट मतलब ऊपर से लेकर थर्ड पॉइंट देखो उसमें लिखा है, मिला थर्ड पॉइंट, उसमें लिखा है द फॉलोइंग पेमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आर डीम्ड एज डिविडेंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो ये चीज हाईलाइट कर लो, क्योंकि इस एक्सटेंट तक डिविडेंड माना जाता है, इससे ऊपर जाएगा तो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो समझ आ गया, फिर इसमें आ गया वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब ये क्या चीज है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसको बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी लॉ पे जा रहे हैं अपन। आपने बोनस शेयर के बारे में पढ़ा है? जब मैंने कंपनी लॉ में पढ़ाया भी था तो उसमें टाइटल में लिखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो मैंने उसमें आपको ये बोला कि भाई जब प्रॉफिट्स या रिजर्व्स के नाम पे हमारे पास पैसे पड़े होते हैं और हमें अगर उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल है बोनस शेयर इशू कर। तो एंट्री वही आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फ्री रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो रिजर्व अपने आप कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैठे बैठे अपनी कैपिटल बढ़ जाती है, इन्वेस्टर के शेयर बढ़ जाते हैं, तो मार्केट भी खुश है, पब्लिक भी खुश है, और अपनी बुक्स भी अच्छी दिख रही है, वैसा होता है। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा, पॉइंट पे तो आने दो। तो जितना अमाउंट का आपने बोनस शेयर इशू किया, दैट इज कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब वो कैपिटल बन चुका है, लेकिन एक टाइम पे तो प्रॉफिट ही था ना। तो बोला उस पोर्शन को भी यहाँ पे डिविडेंड की लिमिट के लिए कंसीडर करेंगे। अब आपके पास ना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे फिलहाल जो पैसे पड़े हैं वो 1 CR, और आपने रिसेंटली बोनस शेयर इशू किए थे जिसकी वैल्यू है 25 लाख रुपए। तो बोला अब यहाँ पे जब डिविडेंड बांटा, असेट्स बांटी, तो क्या लिमिट देखेंगे, 1.25। इतने रुपए तक की जो आपने असेट बांटी होगी ना, वो पूरी डिविडेंड मानी जाएगी। तो जो कैपिटलाइज प्रॉफिट्स है, जो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिविडेंड के पर्पज के लिए उसको हम प्रॉफिट ही मानेंगे, उसको कैपिटल नहीं मानेंगे, ऐसा बोला। तो 1 करोड़ रुपए तो आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 25 लाख रुपए के आप बोनस शेयर दे चुके हो, तो बोनस शेयर में कन्वर्ट करने से पहले वो जो अमाउंट था ना, इसमें प्लस होगा ना, वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के साथ देखा जाएगा। तो अप टू 1.25 CR आपने जो असेट बांटी है वो सारी डिविडेंड है, नॉट ओनली अप टू 1 करोड़। ये कंडीशन। बोलो, बात समझ आ रही? अब क्लियर? तो आपको उस अमाउंट, बोनस शेयर से डिविडेंड नहीं दी, बोनस शेयर बोनस शेयर दी, अलग ट्रांजेक्शन है। कंपनी लॉ याद करो, बोनस शेयर बांटे जाते हैं, उसका डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं। डिविडेंड के चैप्टर में बोला था कि डिविडेंड बोल के बोनस शेयर नहीं दे सकते, बोनस शेयर बोल के उसको डिविडेंड का नाम नहीं दे सकते, दोनों अलग है। तो बोनस शेयर को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांटा है, बोनस शेयर तो अलग ट्रांजेक्शन है। कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा था, बोला क्या करे, इसको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बोनस शेयर फ्री में बांट दिए। बट बोला वो था तो प्रॉफिट। बोला यहाँ जब डिविडेंड के पर्पज के लिए एक लिमिट डिसाइड करेंगे कि कितने अमाउंट तक दिया गया डिविडेंड यहाँ पे टैक्सेबल हो सकता है, तो उसमें इस चीज को अपन प्रॉफिट की तरह ही कंसिडर करेंगे, कैपिटल की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, वैसे बोला हुआ। तो डिविडेंड के क्या, अरे नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम समझ नहीं रहे बोल क्या रहा हूँ। ये सिर्फ एक लिमिट देख रहे हैं, ये डिविडेंड के हेड में नहीं आएगा। जो असेट बांटे ना, प्रेशर कुकर बांटे, कितने रुपए तक के प्रेशर कुकर डिविडेंड के बराबर माने जाएंगे, 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ तक के जो प्रेशर कुकर बांटे ना, वो सारे आपके यहाँ पे डिविडेंड माने जाएंगे। वैसा जो लिमिट देखी जा रही है वो लिमिट डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिट डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा हमारे पास पड़ा है डिविडेंड के तौर पे बांटने के लिए। तो ये 25 लाख को भी हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेबल गिन रहे हैं, जबकि इसके बदले एक्चुअली तो बोनस शेयर इशू हो चुके हैं।
जस्ट लिमिट कंसिडर कर रहे हैं वैसा है, क्योंकि ये भी एक टाइम पे प्रॉफिट ही था, आपने उसको बोनस शेयर बना दिया लेकिन था तो प्रॉफिट ही ना। तो ये लोग बोलते हैं कि जब हम डिविडेंड पे टैक्स लगाएंगे तो हम ये गिनेंगे कि 1,25,00,000 रुपए तक अगर आपने कुछ भी असेट बांटी ना, तो वो पूरी हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। अब बोले नहीं नहीं, हमने इसमें से तो बोनस शेयर दे दिए, ये तो प्रॉफिट रहा ही नहीं। बोले अब नहीं रहा ना, लेकिन जब था तो प्रॉफिट ही था ना, ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया। ये तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा पहले बोनस शेयर के नाम पे दे देगी, तो क्या है ना, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं नहीं इतना ही टैक्सेबल होगा। ऐसा ये पॉइंट, ठीक है। ऐसा भी कि सारे बोनस शेयर दे दे। हाँ दे दो, फिर डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो, कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लॉज ए हो गया, ए फॉर असेट्स मार्केट वैल्यू अप टू द लिमिट, ये बता दिया। बी पॉइंट जो है उसमें बोला है कि आपने डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है वो बांट दिए इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को, या फिर आपने बोनस शेयर बांट दिए प्रेफरेंस वालों को। ये सब कुछ जो है वो डिविडेंड के बराबर माना जाएगा। देखो इक्विटी वालों को ना अपन बोनस शेयर देते हैं तो उसको डिविडेंड का नाम नहीं दे सकते, ये बात अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ी है। बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, और डिविडेंड अगर आपको देना है तो आपको कैश में या मनी के टर्म्स में देना पड़ेगा, बोनस शेयर के फॉर्म में नहीं दे सकते, अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा है। ये इक्विटी वालों के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर प्रेफरेंस की बात हो तो प्रेफरेंस वालों को आप डिविडेंड के नाम पे बोनस शेयर दे सकते हो। कंपनी लॉ में जो रिस्ट्रिक्शन था वो इक्विटी पे था, प्रेफरेंस पे नहीं था। तो अगर एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोलती है कि वी आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, बोले अच्छा ठीक है कितना पे कर रहे हो, बोले कैश में नहीं पे कर रहे, बोनस शेयर दे रहे हैं, तो बोनस शेयर भी डिविडेंड के बराबर होता है, बट ओनली इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड नॉट इन केस ऑफ इक्विटी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला कि अगर आपने प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर दिए तो भी वो डिविडेंड है, और इक्विटी वालों को अगर आपने डिवेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए तो भी वो डिविडेंड है, और प्रेफरेंस वालों को अगर डिवेंचर सर्टिफिकेट दिए तो भी डिविडेंड है, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो एक ही है, इसमें ऐसा है आप इक्विटी वालों को क्या दे रहे हो और प्रेफरेंस वालों को क्या दे रहे हो उसकी बात हो रही है। आप प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर दे सकते हो, ठीक है, बोनस शेयर अगर दोगे तो वो डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस वालों को आप डिबेंचर सर्टिफिकेट दोगे तो भी वो डिविडेंड होता है, उनको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दोगे तो भी वो डिविडेंड होता है। इक्विटी वाले केस में बोनस शेयर नहीं दे सकते, लेकिन उनको डिबेंचर्स दे सकते हैं और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चलेगा। बात समझ आई। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है ये वाला, कि इक्विटी वालों को अगर हम बोनस शेयर देते हैं तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिविडेंड, ये ऐसा ये कंपनी लॉ में रिस्ट्रिक्शन है। पूरे बी पॉइंट में यही बात बोल रहे हैं, आप पूरा बी पॉइंट पढ़ के देख लो, ये सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी कि भाई दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, ये डिविडेंड नहीं, यही पॉइंट है। तो मैंने उसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया। शेयर थोड़ा मतलब फील आउट तो इंटरेस्ट लगता है। क्या अलाउड नहीं होगा? बोनस शेयर अलाउ नहीं था, काम हो जाए। नहीं अलाउ नहीं किया, मतलब काउंट हो जाएगा तो टैक्सेबल हो गया, उनको महंगा ही पड़ रहा है, उनको बोनस शेयर दिया तो भी वो डिविडेंड माना जाएगा, उस पर टैक्स लगने वाला है। अलाउ नहीं कर रहे, उल्टा इंक्लूड कर रहे हैं, हाँ मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल हो जाएगा, वो डिविडेंड माना जाएगा। इसमें भी ना बी पॉइंट में वो लिमिट वही अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सेम पॉइंट है, ये सेम ही चलने वाला है अभी 4 क्लॉजेस में। उसके बाद आ रहा है क्लॉज सी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो असेट बेची जाती है, लायबिलिटीज पे ऑफ होती है, उसके बाद प्रेफरेंस वालों की कैपिटल पे ऑफ होती है, उनका डिविडेंड पे होता है, उसके बाद इक्विटी वालों की कैपिटल पे ऑफ होती है, उसके बाद भी सरप्लस बचा, अगर बच गया तो वो सरप्लस भी तो प्रॉफिट है, वो सरप्लस यहाँ पे डिविडेंड में आएगा, कैपिटल नहीं। तो आपने 100 रुपए के शेयर के 100 रुपए दिए थे, तो 100 रुपए आपको वापस मिले, वो तो टैक्सेबल है। यार मेरा पैसा मुझे वापस दिया, उस पर टैक्स भरूंगा, लेकिन आपने 100 रुपए देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचा उसमें से मुझे एक हिस्सा दिया,
उसमें एक शेयर पे मेरे पास 20 रुपए आए, अब ये प्रॉफिट है, तो वो टैक्सेबल होगा यार, वैसा है। और जो डिविडेंड बोल के दिया कि हाँ भाई ये तो आपका डिविडेंड का पैसा है, तो वो टैक्सेबल है, सीधी बात। तो लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ भी सरप्लस मिलता है ना, तो वो डिविडेंड के नाम पे देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डी वाला, उसमें कैपिटल रिडक्शन की बात हो रही है। कैपिटल रिडक्शन मतलब अपने कंपनी लॉ में देखते थे, सेक्शन 66 था, कैपिटल रिडक्शन विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। शेयर की या तो फेस वैल्यू कम कर दो, या पेड अप वैल्यू से एक हिस्सा भी लौटा दो, जरूरत नहीं है वैसा, या जितना दिया हुआ है उसी को फुल्ली पेड अप मान लो, बाकी का माफ कर दो। ये सब 2-3 पॉइंट्स, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन के नाम पे अगर आपको कुछ रीपे किया जाता है, और वो रीपेमेंट में कुछ प्रीमियम दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो वो डिविडेंड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो वो डिविडेंड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिर टैक्सेबल हो सकता है, वैसे बोल रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन के नाम पे अगर कुछ भी पे किया जा रहा है, सो दैट इज डिविडेंड, द सरप्लस पोर्शन। आप ही का पैसा आपको वापस रिटर्न किया वो नहीं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पे किया ना, तो फिर वो डिविडेंड है। कंपनी करती है ऐसा, इससे क्या होता है ना, सामने इन्वेस्टर कुछ बोलता नहीं है कि चल भाई कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना, तो पैसा वापस कर दिया, बोले यार मेरा डिविडेंड आता था, मेरी इनकम जनरेट होती थी, मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए था, और प्रीमियम दे रहे हैं, ले ले यार, एक्स्ट्रा ही वापस आ रहा है, कहीं और लगा देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कंपनी वैसा करती है। तो इसमें भी सेम कंडीशन, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए एक कैटेगरी में। और एफ पॉइंट जो लास्ट में ऐड हुआ है नया, वो छोटा सा है, any payment made by a company on purchase of its own share from a shareholder in accordance with the provision of section 68। ये भी आप पढ़ चुके हो, बाईबैक। तो बाईबैक के टाइम पे जो एक्स्ट्रा सरप्लस पे किया जाता है वो भी डिविडेंड है, और वो यहाँ पे टैक्सेबल हो गया, सिंपल। अब बात हो रही है बीच में क्लॉज ई। क्लॉज ई ना बाकी चारों पॉइंट से अलग चलता है, इसको एक अलग टॉपिक की तरह ही समझा रहा हूँ। इसका नाम है डीम डिविडेंड। हाँ, डीम डिविडेंड। डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि डिविडेंड है, बोले आपको ये डिविडेंड लगे या ना लगे, डिपार्टमेंट बोलता है भाई ये तो डिविडेंड है, हम इस पर टैक्स वसूल करेंगे जबरदस्ती, आपको नहीं भी देना है तो भी कोई पूछ नहीं रहा है, बता रहे हैं टैक्स देना ही देना है, तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है। अब ये चीज कैसे वर्क करती है वो समझो। ये लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल है, कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान देना। पहले तो बोला है कि ये पूरा प्रोविजन सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, खास ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सम में लिखा होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड और आप ये प्रोविजन लगा के आ जाओगे तो वहीं से रॉन्ग हो गए, पहले देखना पड़ेगा। इसको इन्होंने बोला क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी का दूसरा नाम है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये बोला जाता है। तो भाई ये डीम डिविडेंड है। उसमें पहली कंडीशन ये है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ही ये चीज एलिजिबल होती है कि डीम डिविडेंड का कंसेप्ट आता है। दूसरा इसमें ये बोला है कि हर चीज को डीम डिविडेंड के तौर पे नहीं देखा जाएगा, सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को टारगेट किया जाएगा। ट्रांजेक्शन ये है कि एक कंपनी है और उसका एक शेयर होल्डर है, आप कंपनी में शेयर होल्डर हो, और आपका इस कंपनी में जो स्टेक है वो 10% या उससे ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। 10% या उससे ज्यादा स्टेक है, दैट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो एक ऐसे शेयर होल्डर जिसका एक कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, और अगर ये शेयर होल्डर अपनी ही कंपनी से कुछ पैसा लोन पे लेता है, होता है लोन ले सकते हैं अपनी कंपनी से, ईएमआई करके इंटरेस्ट भर के चुका देंगे, तो ये जो लोन है ना, इस लोन को डीम डिविडेंड माना जा रहा है। डिपार्टमेंट बोलते हैं लोन नहीं है, ये डिविडेंड ही है। आप है ना अपनी कंपनी से पैसा उठा रहे हो, लेकिन आपको डिविडेंड की इनकम दिखाकर टैक्स नहीं भरना है, तो आप ये बोल रहे हो कि सर ये तो मैंने लोन लिया है, मैं वापस चुका दूंगा, हम नहीं मानते। बोले सर सच में लोन लिया है, मैं पैसे वापस करूंगा। बोले हम कैसे मान लेंगे आप वापस करोगे, आप ही कंपनी 10% से ज्यादा आपका शेयर होल्डिंग है, इसको हम मेजर शेयर होल्डिंग मानते हैं, तो आपने अपनी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर लोन लिया है, तो ये पैसा वापस करोगे नहीं करोगे, यूज करोगे, कौन देखने जाएगा। तो हम तो इसको ना डिविडेंड ही मानेंगे, डिविडेंड है, लोन नहीं है। अब बाद में अगर आप रीपेमेंट करोगे तब की तब देखेंगे, अभी तो ये डिविडेंड है, हम तो टैक्स लगा रहे हैं। अब आप तो बोल रहे हो नहीं ये तो जेन्यूनली लोन है, हो भी सकता है जेन्यून लोन हो, लेकिन अभी वो लोग उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे।
तो ये जितना भी लोन का अमाउंट आपने बोरो किया ना, ये लोन डिविडेंड के बराबर अज्यूम कर लिया जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा टैक्स। और टैक्स पे कौन करेगा? शेयर होल्डर। मतलब करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है उसके पास, ये कंडीशन है। अब ये थोड़ा सा एग्रेसिव प्रोविजन हो गया, फोर्सफुल हो गया, लेकिन ऐसे ही, क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो सारे प्राइवेट कंपनी वाले यही करेंगे। प्राइवेट कंपनी तो अपनी है, कोई बाहर वाला तो है नहीं। कंपनी से डिविडेंड लेना है, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स आता है। दिखा दो ना लोन है, बोरोइंग है, दे देगी वापस धीरे धीरे करके। उसमें क्या एंट्री तो घुमा नहीं पाती, घुमा लेंगे। एक बार पेमेंट दिखा के फिर कैश में विड्रॉ कर लेंगे, कहाँ पता चलेगा? और टैक्स तो लगेगा ही नहीं। तो अगर आपने जेन्युइनली लोन भी लिया है ना, तो भी वो डिविडेंड है। ऐसे करके इसको इन्होंने फंसा दिया यहाँ पे और टैक्सेबिलिटी लगा दी वैसा। ठीक है, अब बाद में अगर आपने सच में रीपेमेंट किया तो फिर तो प्रूव हो जाएगा। उसका आगे प्रोविजन है, उसमें इन्होंने ऐसा बोला कि बाद में ना, जब ये कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो आप क्या करना, सेट ऑफ कर लेना। आप वो डिविडेंड उठाना मत। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा ना एज ए शेयर होल्डर, तो आप कंपनी को बोलना ये डिविडेंड आप रख लो और मेरे लोन में से माइनस कर लो, रीपेमेंट हो गया। जब आप वो करोगे तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो उतने पोर्शन पे आपका तब टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने डिविडेंड लिया ही नहीं ना। फिर आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, बट मैंने मेरे लोन के सामने सेट ऑफ करा दिया, अब मैं उतने डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। तो धीरे धीरे करके आपने जो टैक्स यहाँ पे भरा है ना, वो सेट ऑफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द लोन रीपेमेंट आपका टैक्स तो नहीं जाने वाला है, बट आज तो उन्होंने लगा दिया, एक बार के लिए तो काउंट कर दिया। अब जितने साल लगेंगे आपको रीपेमेंट करने में, उतने साल तक आपकी जेब से वो टैक्स गया हुआ है। जितना सेट ऑफ करके रीपे करते जाओगे, उतना समझ लो रिफंड आता जाएगा। ऐसे फिर आप सेट ऑफ कर सकते हो वैसा। तो ये कंडीशन लगा दी। अब आपने सोचा यार ये तो फंसा दिया कंपनी वालों ने, मैं 10%, अगर आपका 10% शेयर होल्डिंग नहीं है कंपनी में, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं। 9% है तो चलेगा, फिर आप जितना लोन ले लो उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। लेकिन ये इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल होल्डिंग, 10% या उससे ज्यादा, आपका और आपके रिलेटिव्स का मिला के ऐसे देखा जाता है। मतलब 5% शेयर आपके नाम पे, 6% शेयर आपके स्पाउस के नाम पे, तो भी 11 माना जाएगा, आपका और आपके रिलेटिव का मिला के, वैसा होता है। तो आपने सोचा कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं यार, ये डायरेक्ट कंपनी से लोन लेने में दिक्कत आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, जुगाड़ ढूंढ रहे हो। अब ये कंपनी है, आप इसके शेयर होल्डर हो, आपका होल्डिंग जो है 10% से ज्यादा है। आपने सोचा डायरेक्ट बोरो करूंगा तो फंस जाऊंगा। आपकी ना एक पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, ऐसी कोई एंटिटी है जिसमें आप मेंबर हो, पार्टनर हो। तो आपने ना कंपनी को बोला एक काम करो, इसको लोन दे दो। समझ आ रहा है? पैसा तो मेरी जेब में ही आएगा ना। तो लोन मुझे मत दो डायरेक्टली, लोन दे दो मेरी एचयूएफ को, मेरे पार्टनरशिप फॉर्म को। मैं उसमें पार्टनर हूँ, वहां से पैसे उठा लूंगा। बात तो एक ही हो गई, घुमाने वाली बात हो गई। इसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर इस शेयर होल्डर का इस पार्टनरशिप फॉर्म में 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, तो डीम डिविडेंड, ये रास्ता बंद। बट अगर 20% से कम होल्डिंग है तो चलेगा। ठीक है, क्राइटेरिया समझ आया? तो ये दूसरा रास्ता है जो ब्लॉक कर दिया। ये पहला रास्ता था, ये दूसरा। आपका मन भी तो मान नहीं रहा होगा, ऐसे कैसे डिपार्टमेंट वाले ज्यादा स्मार्ट निकले मेरे से, है ना? कुछ तो सोचूंगा मैं। फिर आपने क्या किया एज ए शेयर होल्डर, आपने सोचा कि मैं पैसे बोरो कर रहा था किसी को पे करने के लिए, कोई थर्ड पार्टी को देने थे। ठीक है, थर्ड पार्टी होगी कोई मिस्टर एक्स। आपने कंपनी को बोला डायरेक्टली इसको ही दे दो, लोन रीपेमेंट कुछ दिखा दो। बात समझ आ रही है? मैं बीच में आऊंगा ही नहीं। अब कंपनी किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन करे, मेरा क्या लेना देना। बट अगर ये बात ऑडिटिंग में कहीं पे ट्रेस होगी, यार कंपनी ने इसको पैसा दिया ही क्यों, कुछ गुड्स तो खरीदा नहीं, कोई सर्विसेज तो ली नहीं, कोई इनवॉइस तो इशू नहीं है, किस बात का पैसा दिया। और कहीं ट्रैक हो गया कि ये जो शेयर होल्डर है ना, इनका ट्रांजेक्शन था और इन्होंने बाईपास कर लिया, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये रास्ता बंद कर दिया। अब ये है, पता चला तो, नहीं चला तो निकल गया। आपको माइंड में सर पता कैसे चलेगा? नहीं चलता है, ऑडिटिंग में चल गया तो ठीक है, कि पैन नंबर से या कुछ पे ट्रैक हो गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो निकल गया। तो डिपेंड करता है कि भाई क्या होगा वैसा। चलो समझ आया ये? तो ये ई पॉइंट आपका जो है वो पूरा कंप्लीट है, दैट इज डीम्ड डिविडेंड। प्राइवेट कंपनीज में ही लगता है, और ये सिलेक्टेड सिचुएशंस को ही टारगेट किया हुआ है। तो ये पूरा ई क्लॉज कवर हो गया, एक छोटी शॉर्ट नोट जैसा बन गया, ऐसा टॉपिक है ये।
ठीक है, क्लियर। चलो देखें आगे। तो डिविडेंड वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट इनकम पे चलते हैं, वो भी एकदम डिटेल्ड और मेन पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज गिफ्ट इनकम। ठीक है, गिफ्ट इनकम की बात हो रही है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। अब गिफ्ट में आपको कोई क्या चीज दे सकता है, तीन कैटेगरी में बांटेंगे इसको। या तो मनी, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे मनी, मूवेबल गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तीन चीजें हो सकती है गिफ्ट में जो अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। सवाल ये है, कोई आपको गिफ्ट क्यों देगा, वो अलग चीज है ना। लेकिन आपको कोई गिफ्ट अगर दे रहा है तो इन तीनों में से कोई भी चीजें हो सकती है, मनी, कैश, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है ना, गिफ्ट जो है रिसिपिएंट के लिए तो देखा जाए तो इनकम, उसने मेहनत तो कुछ की नहीं है, फ्री में उसको चीजें मिल गई। अब ये जो गिफ्ट है इसको भी इनकम के तौर पर डिफाइन किया गया इनकम के डेफिनेशन में। अब इसकी भी टैक्सेबिलिटी आ सकती है, रिसिपिएंट के हैंड्स में गिफ्ट इनकम टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स। थ्रेशोल्ड लिमिट है अगेन, कि कुछ लिमिट तक अगर आपको गिफ्ट मिला है पूरे साल में तो वो एग्जेम्प्ट है, कि चलो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो लिमिट से ऊपर जाएगा ना तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। वैसे नहीं हुआ तो फिर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते रहेंगे और रिसिपिएंट के हैंड्स में टैक्स नहीं लगेगा, तो अच्छी खासी इनकम को घुमा फिरा के गिफ्ट दिखा के जो है टैक्स बचा लेंगे। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो कोई भी अननोन पर्सन है, देखिए रिस्ट्रिक्शन मतलब उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। कोई भी नॉर्मली कोई अननोन पर्सन से अगर आपको पूरे साल में, अननोन मतलब नॉन रिलेटिव बोल रहा हूँ मैं, तो नॉन रिलेटिव पर्सन से अगर आपको पूरे साल में गिफ्ट मिलता है कैश में, मनी के टर्म्स में, तो अप टू 50,000 रुपीज की लिमिट है, अप टू रुपीज 50,000। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री। पूरे साल में कोई भी ओकेजन पे कोई भी पर्सन जो आपका रिलेटिव नहीं है, अगर वो आपको कैश में पैसे गिफ्ट कर रहा है तो आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो। बट रिसिपिएंट के लिए टोटल 50,000 रुपए की लिमिट है। तो पर डोनर नहीं, सबसे मिला के 5 लोगों ने, 10 लोगों ने आपको गिफ्ट दिया होगा, 5,000, 10,000, 15,000, टोटल अगर 50,000 से ऊपर चला गया तो आपके हैंड्स में पूरा अमाउंट टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। और टैक्स का रेट क्या लगेगा, स्लैब रेट। ये सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे बोली हुई है वैसा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 50,000 रुपीज अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें नहीं तो वो शगुन का 101, 201, 501, अब वो 1 रुपया आपको यहाँ महंगा पड़ सकता है। बाकी सबने राउंड फिगर दिया, किसी एक ने 501 दे दिया, यहाँ टोटल हो गया 50,000 एक। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल है ना। तो 1 रुपया वापस कर देना बोला, ये रखो। हाँ, छुट्टे पैसे नहीं लेते हैं, 500 रुपये ठीक है, 1 रुपया बाद में फिर नुकसान देगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो 50,000 रुपीज तक पूरा एग्जेम्प्ट, 50,000 से ऊपर जाते हैं पूरा टैक्सेबल, ये कंडीशन है। बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है। अच्छा, अब ये गिफ्ट वाला केस जो है वो कैश या मनी के टर्म्स में हो गया। वैसे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो कंडीशन अदरवाइज भी जा सकती है। वो भी समझ लेते हैं कैसे। सपोज मूवेबल गुड्स की बात करते हैं, पहले थोड़ा इजी पड़ेगा। मूवेबल गुड्स में ना, अगर आपको किसी ने गुड्स दे दिए फ्री में तो ये कैश तो है नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कि कितने रुपए की वैल्यू है उसकी। तो उसमें जो पैरामीटर हम देखेंगे उसको बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, FMV। यही होता है। मूवेबल गुड्स में क्या करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे। तो अगर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल है। थ्रेशोल्ड वही है, 50,000। मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल। बोलो, बात समझ आई। अच्छा, फिर जैसे ही ये पॉइंट आया, आपने सोचा एक काम करते हैं, जैसे आप मुझे गिफ्ट कर रहे हो कुछ मूवेबल गुड्स, और गुड्स की कुछ XYZ वैल्यू हो सकती है। मैंने बोला एक काम करते हैं ना, आपने इसको गिफ्ट दिखाते ही नहीं है, मैं आपको कुछ पे कर देता हूँ, थोड़ा बहुत पे कर देता हूँ। तो ऑन पेपर जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा वो ट्रांजेक्शन गिफ्ट की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि गिफ्ट में कंसिडरेशन तो होता ही नहीं है।
बेसिक बात। गिफ्ट का मतलब क्या है, जो चीज फ्री में मिली, सामने वाले पैसे थोड़ी मांगे होंगे गिफ्ट देने के बाद। ऐसा होता है कभी? सपोज आपको किसी ने गिफ्ट दिया, और जो गिफ्ट है ना उसकी वैल्यू है 15,000 रुपये, सामने वाले का बजट था 5,000, पर जो चीज थी वो 15 की है। वो बोल रहा है ले तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन इसमें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। बोले क्यों ऐसा? बोले मेरा बजट 5,000 का ही था। बोले क्या गरीब इंसान है तू, लेके जा, 100-200 मेरे से चाहिए तो ऊपर ले जाना है, कोई तरीका हुआ गिफ्ट देने का? गिफ्ट देके आधे पैसे मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो गिफ्ट मोस्टली या यूजुअली इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ना डिपार्टमेंट ने बोला कि यार आप अगर इस चीज को ओवरराइड करने के लिए ट्रांजेक्शन कर दो थोड़ा बहुत, फिर भी हम गिफ्ट वाला कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। अब देखो कैसे, जो मूवेबल गुड्स है ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 95,000, ठीक है। अब अगर आप मुझे 95,000 के गुड्स फ्री में दे दो, तो ये मेरे लिए गिफ्ट इनकम। क्यों? क्योंकि वैल्यू 50,000 से ऊपर हो गई। आपने बोला सर एक काम करो, 95,000 की चीज हम गिफ्ट तो कर रहे हैं, टैक्स अगर बचाना है या गिफ्ट नहीं दिखाना है, तो आप कुछ कंसिडरेशन पे कर दो। एक काम करो ना, सिंपल 5,000 रुपये दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे दो ना। 5,000 रुपये आप हमें दे दोगे, तो 95,000 रुपीज की जो गिफ्ट है वो गिफ्ट नहीं रहेगी ना, तो कंसिडरेशन हो गया। आप ये बोल सकते हो मैंने 5,000 रुपये में चीज खरीदी है। डिपार्टमेंट बोलेगा हम पागल थोड़ी बैठे हैं, हमको पता चल रहा है कि इसमें गिफ्ट का कंपोनेंट है। गिफ्ट का एलिमेंट कितना है इसमें? 90,000। डिफरेंस का अमाउंट समझ आ रहा है? तो जो डिफरेंस का अमाउंट है ना, 90,000, इसको मानेंगे गिफ्ट इनकम, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। भले रियल लाइफ में गिफ्ट के कोई पैसे नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को भी गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि गिफ्ट को ओवरराइड करने के लिए लोग फिर पेमेंट करेंगे। और 5,000 क्यों, 100 रुपये पे कर दो। भाई मैंने तो पेमेंट किया, 100 रुपीज तो 100 रुपीज। बेचने बेचने वाले की मर्जी, उसने 90,000 की चीज मुझे 100 रुपये बेच दी, वो उसको देखना है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रिसीवर है ना, उसका बेनिफिट अगर 50,000 से ज्यादा हो गया ना, तो इन शॉर्ट टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। या मेरा बेनिफिट 90,000 का है, 95,000 की चीज आपने मुझे 5,000 में दे दी, तो मेरा फायदा कितना हुआ? 90,000। ये फायदा अगर 50,000 से ऊपर है, तो पूरा बेनिफिट टैक्सेबल। तो यहाँ कितने अमाउंट पर टैक्स आएगा? 90,000 पे या 95 पे? समझ आ रहा है? 90,000 पे टैक्स आएगा, बिकॉज बेनिफिट 90,000 का हुआ है। तो कंपेरिजन के लिए हम फेयर मार्केट वैल्यू यूज करते हैं, और कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे। इसको बोलेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ मूवेबल गुड्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो मैंने पूरे पैसे नहीं लिए और ट्रांसफर कर दिया, तो इसको ऐसे देखा जाएगा कि आपने गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस को ओवरराइड करने के लिए ट्रांजेक्शन दिखा दिया, तो जितना बेनिफिट हुआ उस पर टैक्स हम ले सकते हैं। वैसे सेम चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी होगी। तीसरा केस, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ना पैरामीटर जो है उसमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी है, अब कोई प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख रुपीज, और वो प्रॉपर्टी आपको किसी ने गिफ्ट कर दी, तो जो रिसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी जो लिमिट है ना सेम है, 50,000। ठीक है, इसमें जो लिमिट है वो सेम है, दैट इज 50,000। Just please नहीं extra after वो काम फीस थोड़ी काउंट होगी। तुम ही बताओ, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो, स्टैम्प ड्यूटी की फीस देखोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखोगे? 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू देखोगे ना। 20 लाख की चीज आपको फ्री में मिल रही, तो उसकी वैल्यू जो है 50,000 से ऊपर है ना, बेनिफिट आपका ज्यादा होगा ना 50,000 से ऊपर, तो ये लिमिट, ये अमाउंट पूरा गिफ्ट इनकम मान लिया जाएगा वैसे। लेकिन अगर फिर वापस वही किया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आप मुझे 20 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो आपने बोला सर गिफ्ट टैक्स से बचना है तो थोड़ा 2-4 लाख का पेमेंट दिखा दो, तो अपने आप वो गिफ्ट के बाहर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने बोला हमें पता था यही होने वाला है, तो इसका प्रोविजन भी हमने कर रखा है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा ना, तो भी गिफ्ट टैक्स का प्रोविजन आएगा, लेकिन उसमें लिमिट क्या देखी जाएगी वो देखना है। उसमें दो चीजें होंगी, तो समझ लेते हैं क्या है। एक तो दो दो लिमिट्स बोलिए, एक तो 50,000 रुपए का फ्लैट अमाउंट, जो यहाँ पे भी था वही लिमिट है। और दूसरा, जो कंसिडरेशन पे किया गया होगा ना, अब वो तो वेरिएबल है, क्या कंसिडरेशन आपने दिखाया, उसका 10% है। अब यहाँ मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन मैंने आपको दिया 5 लाख रुपए, या फिर वापस मैच हो जाएगा, 5 लाख नहीं, 9 लाख रुपए।
मैंने आपको 9 लाख रुपीज कंसिडरेशन दिया, जबकि प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख रुपए थी। अब इस सिचुएशन में गिफ्ट कंपोनेंट कितना देखा जाएगा, डिफरेंस का अमाउंट 11 लाख रुपए। अब ये 11 लाख रुपए टैक्सेबल कब होगा वो देखना है। इसमें दो लिमिट्स देखी जाएंगी, एक है 50,000 रुपीज की फ्लैट लिमिट, और दूसरा कंसिडरेशन का 10%। कंसिडरेशन का 10% इस केस में कितना होगा, 9 लाख का 10%, तो कितना हो गया, 90,000 हो गया। समझ आया? तो दो लिमिट देख रहे हैं, एक 50,000 फ्लैट और एक कंसिडरेशन का 10%। दोनों में से सिलेक्ट होगा विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर मतलब कौन सा आएगा, 90,000 आएगा। समझ आ रहा है? अगर बेनिफिट का अमाउंट इस 90,000 से ज्यादा है तो पूरा बेनिफिट टैक्सेबल है। अब देखो बेनिफिट है कितना, प्रॉपर्टी कितने की दी आपने मुझे, 20 लाख रुपए की। मैंने आपको उसका कितना कंसिडरेशन पे किया, 9 लाख रुपए। मेरा बेनिफिट कितना हुआ, 11 लाख हुआ, बराबर। ये 11 लाख रुपए जो है ना, इस पे हम ये लिमिट लगा के देख रहे हैं, एज दिस 11 लाख इज ग्रेटर देन 90,000। ये पूरा 11 लाख जो है ना मेरे लिए वो गिफ्ट इनकम है, टैक्सेबल है। जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर हो तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाती है। अगर उसमें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया गया तो ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी जिसको मिली उसका फायदा कितना हुआ। उसका फायदा जो हुआ वो इन दोनों में से जो हायर लिमिट होगी उससे ज्यादा फायदा हुआ तो पूरा बेनिफिट टैक्सेबल, अगर उससे कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। वैसा मैं और एक एग्जांपल फ्रेम करता हूँ, फिर अपने अप्लाई करके देखते हैं तो आइडिया आएगा। एक बार समझ आई कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा सम फ्रेम करते हैं। चलो देखो, प्रॉपर्टी है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख रुपीज। मैंने आपको इसका कंसिडरेशन पे किया 44 लाख रुपीज, ये कंसिडरेशन पे किया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस का अमाउंट है, देखो डिफरेंस का जो अमाउंट है ना 6 लाख, वो देखा जाए तो बेनिफिट है। उसको गिफ्ट कंपोनेंट बोल रहा है, बेनिफिट बोल लो। अब ये बेनिफिट मेरे हैंड्स में टैक्सेबल है या नहीं वो हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए बोला है कि इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लिमिट के साथ। लिमिट में ऐसा है, एक लिमिट है 50,000 रुपए और दूसरी लिमिट है कंसिडरेशन का 10%। कंसिडरेशन है 44 लाख, उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,40,000। इन दोनों में से सिलेक्ट करना है विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर यही होगा, 4,40,000। इफ दिस बेनिफिट exceeds rupees 4,40,000 then this entire benefit is taxable। समझ आए? ऐसे इसको अप्लाई करना है। ये जो बेनिफिट का अमाउंट है, अगर इन दोनों में से जो हायर लिमिट है उससे ज्यादा है तो पूरा बेनिफिट का अमाउंट टैक्सेबल है। अगर मान लो बेनिफिट का अमाउंट इससे कम होता तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, चलेगा। वैसे बोला, अब समझ आया एप्लीकेशन कैसे करना। ठीक है, तो कोई भी सम दिया होगा, डेटा ऐसे ही दिया होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, कंसिडरेशन है। अब आपको देखना है कि भाई इस हिसाब से जो बेनिफिट का अमाउंट है वो टैक्सेबल है या नहीं। तो 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स है, कंसिडरेशन में 10% है वो वेरिएबल है, भाई जितना कंसिडरेशन में चेंज करूंगा ये 10% वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब यही कंसिडरेशन मान लो 44 लाख के बदले 48 लाख होता तो क्या सीन होता, ये अमाउंट चेंज हो जाता, ये हो जाता 4,80,000। पर बेनिफिट का अमाउंट चेंज हो जाता ना, ये हो जाता अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए। अब दोनों में से विच एवर इज हायर में सिलेक्ट क्या होता है, ये वाला, कि भाई इतने एक्सटेंड तक का बेनिफिट चलेगा। हमारा तो एक्चुअल बेनिफिट से 2 लाख है, विच इज लेस देन द लिमिट, तो कोई गिफ्ट इनकम की टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बोलो अब कुछ क्वेरी इसमें गिफ्ट इनकम वाले, ये बेसिक कंडीशन समझ में आ गई। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैश। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और ऐड होंगी, वो भी एक एक करके समझ लेते हैं। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट लास्ट में देखा ना, उसमें कंडीशंस है, पेज 163 पे प्रोविजोस दे रखे हैं, प्रोविजो ऐड करवा रहा हूँ। एक एक करके कंडीशन पढ़ते जाएंगे तो टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। वैसा है, चलो क्या पॉइंट है। अब यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो बोलते हैं ना टाइम के साथ चेंज होती है, गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करती रहती है और स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकती है, वैसा होता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट के हिसाब से हम अज्यूम करें, वो एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो अगेन कंफ्यूजन होगा। अब इसमें बोला कि जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो एक अग्रीमेंट होता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी आपसे गिफ्ट में ले रहा हूँ,
और फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकली दोनों डेट सेम नहीं होती, एक दिन पे दोनों ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो अग्रीमेंट पहले होता है, रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। तो बोला कि दोनों में से कौन सी डेट कंसिडर करें, तो बोला अग्रीमेंट की डेट कंसिडर करो, ऐसा बोल दिया। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट अज्यूम करनी है, डेट ऑफ अग्रीमेंट, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। बोला डेट ऑफ अग्रीमेंट ले सकते हो लेकिन एक कंडीशन। बोले क्या कंडीशन है, बोला जिस दिन डेट ऑफ अग्रीमेंट है अगर कुछ कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रहा है, प्योर गिफ्ट नहीं है, कुछ कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो एटलीस्ट 1 रुपया व्हाइट मनी के टर्म्स में उस दिन या उससे पहले पे ऑफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन पक्के में होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो हम अग्रीमेंट की डेट को अज्यूम करेंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की डेट। बोले सर पूरा गिफ्ट है ही नहीं पेमेंट, तो क्या करें, तो ले लो डेट ऑफ अग्रीमेंट, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही वैसा। बट अगर पेमेंट वाली बात हो रही है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एटलीस्ट 1 रुपया ट्रांजेक्शन का पक्के में होना चाहिए। पक्के का मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, गूगल पे, जिसकी ट्रांजेक्शन दिखती हो बैंक के बुक्स में, बस उसमें से कुछ भी चलेगा, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। दूसरा बेरर चेक नहीं चलेगा, कैश नहीं चलेगा, क्योंकि ये सबकी एंट्री नहीं आती, प्रूफ नहीं आता वैसा। तो जो सेकंड प्रोविजो है ना उसमें वही बात कंटिन्यू हो रही है, मैंने साथ में आपको बता दिया। ठीक है, कंडीशन समझ आई, तो ये प्रोविजो था। इसमें प्रोविजो में ना थर्ड पॉइंट भी है, 50C वाला एक सेक्शन थोड़ा हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा, ये कंडीशन कैपिटल गेन में आती है, तो अभी टाइम है, कैपिटल गेन वाला सेक्शन जब आएगा ना तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स। अभी उसमें जाऊंगा तो नहीं मजा आएगा, जाने दो उसको। उसके बाद भी एक प्रोविजो है 43CA, अगले पेज पे हाईलाइट किया हुआ है, उसमें भी सेम चीज है, वो पीजीबीपी का सेक्शन है, कनेक्टेड चैप्टर्स है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सब। चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट, और ये सेक्शंस अभी पेंडिंग। इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखने हैं हमें, जो आपको ये सी पॉइंट के बाद नीचे दिख रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट करके, ये पूरी लिस्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सब केसेस में गिफ्ट टैक्स नहीं आता है, एग्जेम्पशन है, और वो प्रोविजो में दे रखे हैं। अगर आपको अपने रिलेटिव से कुछ भी गिफ्ट मिलता है, कितने भी अमाउंट का, किसी भी फॉर्म में, तो वो गिफ्ट टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट पूरे साल में कितने भी अमाउंट का हो, किसी भी फॉर्म में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका रिलेटिव अगर आपको 5 करोड़ रुपए भी गिफ्ट कर दे, तो आपके हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने पहले यहाँ पे बोला था नॉन रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट वैसा है, रिलेटिव वाले केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अब मेन बात ये है फिर कि यहाँ पे रिलेटिव कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया डिफाइन करना कि आपका रिलेटिव कौन है। पता चला, तो पहले प्रोविजन में बोल दिया फ्रॉम एनी रिलेटिव, तो भाई दैट इज नॉट टैक्सेबल, बट हु इज एग्जैक्टली अ रिलेटिव, क्योंकि वैसे तो अपने रिलेटिव कितने हो सकते हैं आपको पता है, लिस्ट बनाओगे तो पूरी नहीं होगी रिलेटिव में कौन कौन आता है। यहाँ पे इनकम टैक्स वालों को मालूम था कि ऐसे तो क्या इंडिया में अपने हर किसी को रिश्तेदार बना ही लेते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होगा वैसा। तो बोला जो रिलेटिव फिक्स किए ना सिर्फ उन्हीं से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो भी होंगे उनसे मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल। अब ये नेक्स्ट पेज पे ना 165 पे आपको रिलेटिव की डेफिनेशन दिखेगी एक्सप्लेनेशन में। देखो सेक्शन कैसे चल रहा है, पहले सेक्शन समझा रहे हैं, उसमें प्रोविजो आ रहा है, प्रोविजो के वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, तो पूरा वो इंटरप्रिटेशन में जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी बात होगी। तो एक्सप्लेनेशन में रिलेटिव को समझाया, अगर आप इंडिविजुअल हो तो कौन कौन आपका रिलेटिव है, तो आज से ध्यान रखना इनकम टैक्स के हिसाब से यही लोग आपके रिलेटिव है, बाकी सब आपके रिलेटिव नहीं है। तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना सकते हो, गिफ्ट टैक्स वाले सारे रिलेटिव्स, कि भाई ये लोग आपस में एक दूसरे को कुछ भी गिफ्ट देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का स्पाउस, तो स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। अब स्पाउस अगेन जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस हस्बैंड, वाइफ प्लस वाइफ, सारे कॉम्बिनेशन इंक्लूड हो गए, लीगल भी है और जनरलाइज भी कर दिया वैसा। तो स्पाउस वर्ड यूज किया कि आप इंडिविजुअल हो तो आपके स्पाउस में सामने कोई भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। दूसरा मतलब उससे मिला हुआ गिफ्ट जो है वो फिर टैक्सेबल नहीं होगा, वो रिलेटिव में आएगा। दूसरे पॉइंट में बोला आप इंडिविजुअल हो ना, तो आपके ब्रदर और सिस्टर,
वो भी आपके रिलेटिव है। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। अब आप अज्यूम करते जाओ, थोड़ा इमेजिन करते जाओ कि कौन है। आप इंडिविजुअल, आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसके भाई बहन, तो वो भी आपके रिलेटिव हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो उनसे कुछ भी गिफ्ट मिला ना तो आने दो। ये तो रेयर केस है कि मिलेगा। एक अपना जेठालाल और एक सुंदरलाल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सुंदरलाल जेठालाल को कुछ गिफ्ट देगा। दे भी देगा तो बाद में बिल आएगा, और इतना लंबा बिल आएगा तो बोले गिफ्ट क्यों दिया मैंने, वैसी बात है। बट अगर आ गया तो वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट। हाँ हाँ, मतलब ऐसे हम मान सकते हो। वो तो इलीगल भी है बट ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। कौन कौन भाई, सोच लो आराम से। कितने कितने कैरेक्टर कवर हो गए आपकी फैमिली में से? और चाचा चाचा चाची हाँ हाँ, कौन कौन आ गया? मामा मामी चाचा चाची भाई बहन। मामा मामी चाचा चाची, और कोई आया क्या? इसमें मामा मामी कहाँ बोला है? थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मामी थोड़ी आएगी। अच्छा हाँ सॉरी हाँ, आप इंडिविजुअल, आपके आइदर ऑफ पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों, आपके दोनों पेरेंट्स के भाई बहन, तो चार कैरेक्टर आएंगे इसमें। पापा का भाई बहन, मम्मी के भाई बहन, चाचा हाँ और बाकी दो मामा और मासी। हाँ, मम्मी के भाई बहन में आएंगे मामा और मासी, है ना। तो मामा और मामी नहीं आएंगे, मामा और मासी आएंगे। तो मम्मी की साइड से मामा कवर हो गए, वो कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। मासी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, वो भी एग्जेम्प्ट है। पापा की साइड से चाचा और बुआ हो गई। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टर हो गए फैमिली के, ये आपके रिलेटिव हैं। फिर बोले मामा के साथ मामी को कवर नहीं किया यार, ये तो गलत हो गया, मामी नाराज हो जाएगी फिर। बोले यार मामा रिलेटिव, मैं रिलेटिव नहीं हूँ, ऐसा आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हो, फैमिली के मेंबर हुई ना मैं। बोले नहीं नहीं, आपको ऐसे नाराज नहीं होना है, पहले लास्ट पॉइंट पढ़ लो। हाँ हाँ, आपको कवर किया है, ऐसे रूठना नहीं है, क्योंकि इसमें वो फूफी के साथ फूफा जी भी भाई, सबसे पहले नाराज वही हो जाते हैं। हाँ, तो उनको पहले कवर करना चाहिए। तो बोला स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन आइटम बी टू एफ। तो इसमें ना ये जो पॉइंट अपन ने पढ़ा, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो उसमें ना वो चाचा के साथ चाची भी कवर हो गई, मामी फूफा जी सब लोग। और कौन बचा? हाँ, चारों ही आ गए ना। हाँ, तो सबके मतलब कपल में काउंट कर लिया सबको वैसे। हाँ, ठीक है। तो आपके ब्रदर और सिस्टर के भी तो स्पाउस आ गए ना, कि नहीं आए? हाँ आपके ब्रदर और सिस्टर, उसका स्पाउस कवर हुआ कि नहीं हुआ? बी से लेके एफ तक जितने पॉइंट्स है ना, सबको कपल में काउंट किया। ठीक है, तो सीधा क्वांटिटी डबल हो गई, ऐसा है। तो आपकी सिस्टर है तो उसका हस्बैंड भी इंक्लूडेड है, तो जीजा जी बुरा नहीं मानेंगे, जीजा जी फूफा जी का रिस्क रहता है। तो ये दोनों को पहले कवर कर लिया कि टेंशन नहीं है। कि भाई है तो फिर भाभी भी कवर हो गई, वैसे बोला है। स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, उनके हस्बैंड वाइफ, वो कवर हो रहे हैं। आपका स्पाउस, उसका ब्रदर या सिस्टर, उसका स्पाउस, वो कवर हो रहा है। वो भी हो गया ना, बी टू एफ में आ गया ना, सी पॉइंट में आ रहा है ना। तो सुंदरलाल है तो उसकी शादी हो जाए बाई चांस, तो उसकी वाइफ भी कवर हो जाएगी जेठालाल के रिलेटिव में। ठीक है, वैसा है। वो तो उसका तो डबल नुकसान होगा, पता नहीं। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट कंप्लीट। और अगला पॉइंट देखो, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट हो गई ना स्पाउस में। स्लो चलते हो यार, अभी तो बोला। पूरा तो वो जो पॉलिसी है ना, स्पाउस का मतलब और इसमें तो डी टू है डी सी डी ई एफ बोलो, प्रोसेसर स्लो। हाँ, मैंने बी टू एफ लिखा है ना। बहुत ही ये चलो देखें आगे। अब ध्यान दो, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल।
लीनियल असेंडेंट का मतलब है जो आपके पूर्वज जिनकी वजह से आप हो। लीनियल डिसेंडेंट का मतलब है जो आपकी वजह से होंगे। ठीक है वैसा। हाँ, तो आपकी आने वाली जनरेशन डिसेंडेंट, आपकी प्रीवियस जनरेशन एसेंडेंट। तो इसमें आपके पेरेंट्स कवर हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स कवर हो गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जितनी आपकी प्रीवियस जनरेशन अलाइव है वो सब कवर हो गई वैसा। ठीक है। और डिसेंडेंट वाले में भी सेम केस। फिर बोला एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब हुआ? आपके लीनियल असेंडेंट, स्पाउस के असेंडेंट तो समझ आते हैं, स्पाउस के डिसेंडेंट वो और उसके बाद वो तो सेम ही हुए ना, कॉमन ही होंगे ना, कि अलग अलग होंगे? आपके आपके डिसेंडेंट अलग, स्पाउस के अलग, ऐसा होगा कि सेम होंगे? बायोलॉजिकल नहीं, अलग हो गए तो भी बच्चे तो वो बाद में ना। नहीं सर, बायोलॉजिकली अलग हो सकता कैसे? है, बायोलॉजिकली अलग हो सकता है, मामा और उसका हाँ वही। नहीं नहीं, वो साइड मत जाओ। सेकंड मैरिज वाला केस हो सकता है ना। हाँ, तो जो फर्स्ट मैरिज है, हाँ वही तो, पहले पहले सीधा सोचो ना, पहले उल्टा सोच रहे हो। ठीक। सेकंड मैरिज वाला केस हो सकता है ना, कि अभी जो हस्बैंड वाइफ कपल है उनमें से एक की पहले शादी हुई थी, उस शादी से कोई बच्चा था, और अब इनकी आपस में मैरिज हुई है, तो वो बच्चा तो फैमिली का ही हो गया ना वैसा। तो इंडिविजुअल और स्पाउस दोनों की बात हो रही है, दोनों के लीनियल असेंडेंट तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन डिसेंडेंट्स तो मोस्टली कॉमन होते हैं, बट उसमें भी अलग वाला ऑप्शन है लीगली। हाँ वैसे, हाँ एक्सेप्शनली हो सकता है ऐसा। ठीक है, इसलिए बोला है लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये वो वाला केस है, रीमैरिज वाला। और लास्ट पॉइंट तो अपन ने कवर कर ही लिया। तो इंडिविजुअल के रिलेटिव्स में ये सब लोग आते हैं, वैसा बोल दिया। दूसरा, एचयूएफ वाला जो केस है, अगर आप एचयूएफ की बात करो या उसके मेंबर्स की बात करें, तो एचयूएफ के रिलेटिव में कौन आता है? उसके मेंबर्स। एचयूएफ के जो को पार्टनर्स और कर्ता और वो सब होते हैं ना, वो उसके मेंबर होते हैं और उसके रिलेटिव होते हैं, बाकी और कोई रिलेटिव नहीं होता, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए दोनों को डिफाइन किया हुआ है वैसा। चलिए आगे देखें। हाँ, तो रिलेटिव से आया हुआ कोई भी चीज वो है गिफ्ट में कवर नहीं होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। दूसरे पॉइंट में बोल दिया ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट ओकेजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पूरे साल में आपका कोई रिलेटिव आपको विदाउट एनी ओकेजन भी गिफ्ट दे सकता है, टैक्सेबिलिटी नहीं आती। दूसरा पॉइंट इससे अलग है, रिलेटिव मतलब मैरिज की बात हो रही है। अब आपकी मैरिज का ओकेजन है, तो मैरिज पे तो गिफ्ट आते ही, और वो गिफ्ट किसी से भी आ सकता है। जो भी आपकी मैरिज अटेंड कर रहा है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, कोई भी हो, कलीग हो, वो आपको गिफ्ट देने ही वाला है। अब ये जो गिफ्ट आप रिसीव करते हो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, वो आपके लिए टैक्स फ्री है, रिसिपिएंट के लिए टैक्स फ्री है, ये बोला हुआ है। बिकॉज देखो, डिपार्टमेंट को मालूम है कि एक तो मैरिज के टाइम पे गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, दूसरा मैरिज मोस्टली वन टाइम ओकेजन होता है, गारंटी नहीं है लेकिन मोस्टली वन टाइम ओकेजन होता है। बाकी आपकी अपनी अपनी हिम्मत है वैसा। ठीक है, हाँ। एक बार में नहीं समझ आई तो देख लो। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि जो मैरिज है उसमें नॉर्मली इट इज वन टाइम ओकेजन। तो अगर ऐसा एग्जेम्पशन दे भी दिया ना, तो बार बार क्लेम नहीं करने वाला, ये वैसी बात है। तो बोला मैरिज के टाइम पे जिसको जो गिफ्ट रिसीव करना है उसको कर लेने दो। अब शादी के टाइम पे ना एक दिमाग ये भी लगा रहा होता है घर में, सबको काम बांटे हुए होते हैं ना, भाई आपको ये देखना है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये काम पकड़ा रखा होता है कि तुम्हें हिसाब देख लेना और ये सब कैलकुलेशन समझ लेना, यही शादी का मौका है। जो प्रॉपर्टी इधर उधर किसी को गिफ्ट करनी हो वो करवा के एग्जेम्पशन क्लेम कर लेना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अब रिलेटिव वाले में तो एक टेंशन है ही नहीं। अगर आप रिलेटिव के डेफिनेशन में हो तो कभी भी एक दूसरे को गिफ्ट करो, वहां टैक्सेबिलिटी नहीं आती। लेकिन जो बंदा रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, उससे कोई गिफ्ट दिखाना है, तो मैरिज वाला ओकेजन जो है वो बेस्ट टाइम है, बाद में चांस नहीं मिलेगा वैसा। तो ये कंडीशन बता दी। ये नहीं, इतनी बेवकूफी तो वैसे भी अच्छी नहीं है।
इतना पागल तो कौन ही होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर भी बुला के पूछे, बोले क्या हो गया भाई तेरे को, एक बार में यकीन नहीं हुआ या अभी। हाँ हाँ, ये पागलपन कुछ ज्यादा ही है। हाँ, मन नहीं भरा एक बार में। नहीं नहीं, वैसे दिखाओगे तो हर साल मैरिज करोगे, हर एनिवर्सरी पे फेरे ले रहा है वापस। ठीक है, हर साल शादी करो, हो गया। बीवी तो खुश हो जाएगी। जितना गिफ्ट नहीं आएगा उतना तो खर्चा हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, तुमको पता नहीं है अभी। मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का जो खर्चा आएगा ना, तो लगेगा रहने दो, इतना गिफ्ट नहीं लेना है। ठीक है, ये अभी नादानी है तुम्हारी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। होगी ना उसके बाद ही सोचोगे। चलो ठीक है, तो ये मैरिज वाला पॉइंट हो गया। तो रिलेटिव वाली कंडीशन डिफरेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, मैरिज वाली कंडीशन डिफरेंट है, दोनों को सेपरेटली देखना है। ठीक है, अब मैरिज में भी तो अलग अलग ओकेजन होते हैं ना, कोई एंगेजमेंट हो गई, एक मैरिज हो गई, तो एंगेजमेंट वाला ओकेजन यहाँ कवर नहीं होता, स्पेसिफिक मैरिज। अब मैरिज में भी अपने यहाँ तो पूरा टाइम टेबल होता है, 7 दिन का मेनू कार्ड दे देते हैं, याद कैसे रहेगा, छपवा के दे दिया, वो इस दिन पे ये है, इस दिन पे वो है, इतने बजे है, सब कुछ लिख दिया उसके अंदर, भाई कलर का थीम ये है, कपड़े ये पहनने हैं, इस हॉल में आना है, ये लोकेशन पे आना है, बार बार पूछना मत कितने बजे कहाँ पहुंचना है, इसमें लिखा है, तो पहले ही दे दो, या तो मोबाइल पे भेज दो पीडीएफ, या प्रिंट आउट निकाल के छोटा सा कार्ड दे दो, फिर वो सारे लोग क्या जेब में लेके घूम रहे हैं, अरे यार अब कितने बजे कहाँ जाना है देखो, उसमें इवेंट वाले कार्ड में देखना पड़ेगा कहाँ जाना है, तो वो अलग चीज है। तो चलो वो तो 5-7 दिन का इवेंट होता है, उसमें कभी भी आपने गिफ्ट दे दिया और मैरिज पे काउंट होता है। बट एंगेजमेंट और मैरिज में 2-4 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने का गैप हो सकता है, तो एंगेजमेंट पे दिया हुआ गिफ्ट मैरिज पे दिए हुए गिफ्ट में काउंट नहीं होता। आप ये कर सकते हो, उसको मैरिज गिफ्ट में दिखा दो, जरूरी नहीं कि आपको उतना ईमानदार बनना है कि नहीं ये तो मेरे को एंगेजमेंट पे मिला था 3 महीने पहले, अभी दिखा दो ना, शादी पे मिला है, क्लेम कर लो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फर्स्ट एनिवर्सरी आ गई, ठीक है, अभी तो फर्स्ट एनिवर्सरी भी है ना, 12 मंथली एनिवर्सरी के बाद आती है ना, शादी होती है फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, पागलपन की लिमिट है, हर महीने की एनिवर्सरी मना रहे हो, साल में एक बार मनाओ तो फीलिंग भी आएगा, चलो हाँ 1 साल हो गया, हर महीने एनिवर्सरी मना रहे हो, तो अलग ही चल रहा है। ठीक है, तो वो जो एनिवर्सरी आती है ना मंथली ईयरली, उसमें आप कुछ भी गिफ्ट रिसीव करो, तो वो इसमें मैरिज वाले में काउंट नहीं होता, वो मैरिज के ओकेजन पे वो पॉइंट कंप्लीट हो गया वैसे। नेक्स्ट है अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो विल का मतलब क्या है कि आप वसीयत में, ये तो फैमिली प्रॉपर्टी हो गई ना, मतलब आपके पेरेंट्स अपनी विल में आपको कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या आप उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, उस पर थोड़ी ना टैक्स लगेगा, मतलब अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अपने को ट्रांसफर होनी है बाय डिफॉल्ट, उस पर गिफ्ट टैक्स भरेंगे तो कैसे चलेगा, वैसे भी वो रिलेटिव वाला केस हो गया ना, इनहेरिटेंस में तो रिलेटिव में ही आने वाला है, और विल में तो चलो कोई थर्ड पर्सन भी आपको विल में अपना नाम लिख के जा सकता है कि इसको प्रॉपर्टी देनी है, तो बोला विल में मिली हुई प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट टैक्स से बाहर, स्पेसिफिक। फिर बोला इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, किसी की डेथ हो गई, उससे कुछ पैसे लेने थे, अब इमीडिएटली तो जाके मांग नहीं सकते, थोड़े टाइम के बाद जाके अपने फैमिली को कांटेक्ट किया कि भाई मेरा अच्छा खासा अमाउंट लेना बनता था, तो जो बिजनेस की बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेटल करने हैं, तो आप देख लो क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला भाई कैश तो नहीं है लेकिन कोई असेट दे देते हैं ना, आपका पेमेंट पूरा कर देते हैं, तो उनसे मिला हुआ कोई भी असेट या गुड्स है, वो गिफ्ट थोड़ी ना होगा, वो तो भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट है, डेथ ऑफ द पेयर वाला कुछ केस है, उसमें कुछ मिल गया तो गिफ्ट नहीं। लोकल अथॉरिटी ने आपको कुछ पे कर दिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या उनसे कुछ पैसे आ गए, कितने बार होता है रिफंड, रिफंड कुछ आ जाता है, सरप्लस पैसा होता है तो एसएमसी बांट देती है, वैसा भी कुछ होता है, रिबेट या रिफंड, टैक्सेबल नहीं। कोई यूनिवर्सिटी वालों ने आपको कुछ पे कर दिया, ट्रस्ट वालों ने पे कर दिया, स्कॉलरशिप्स होती, पैसा हो गया, तो वो सारा जो अमाउंट है उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आती। एक तो जिसको पैसों की नीड है वो जा रहा है ट्रस्ट में कि यार मुझे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर दो, और ट्रस्ट वाले हेल्प कर रहे हैं, उसमें टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, बोले ऑलरेडी पैसे नहीं है इसलिए तो उनसे हेल्प मांग रहा हूँ, उसमें भी तुम टैक्स लगा रहे हो, तो यार मेरे को क्या बचेगा, तो मुझे टैक्स का पैसा जोड़ के लेना पड़ेगा उनसे, वैसा हो गया, तो ये कंडीशन जो है वो देखनी है। So मतलब कोई हाँ हाँ, ग्रांट बोलो या कोई पेमेंट नहीं आता। नहीं नहीं, तो रीपेमेंट तो नहीं करना, वो लोन नहीं, ट्रस्ट से कोई पैसा मिला हो और कोई इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला हो, ये स्कॉलरशिप के नाम पे। सेक्शन 47 का रेफरेंस है ना, वो कैपिटल गेन में करवाऊंगा। और उसके बाद ये तो 11th वाला पॉइंट तो जनरल रखा हुआ है, और भी कुछ किसी को यहाँ पे कवर अप करना हो ना तो कर सकते हैं, वैसी बात हो रही है। Next, by an individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any member of his family
for any illness related to COVID-19, subject to such conditions as the central government may, by notification in the gazette, specify in this behalf. No doubt ये पॉइंट अब पुराना हो गया, बात कोविड की हो रही है। ये कोविड का ट्रीटमेंट करवाने में आपने कुछ खर्चा किया ना, आपके लिए, फैमिली मेंबर के लिए, तो वो खर्चे को कुछ गिफ्ट में अपने काउंट नहीं करेंगे। सीधी बात है, वो कोविड के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया, आपने किसी की हेल्प करने के लिए उसको पैसे दे दिए, तो वो भी चलेगा, तो वो गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। अब ये बात तो खत्म हो चुकी है, तो अब ये पॉइंट वैसे एग्जाम में काम आएगा भी नहीं। दूसरा बोला, किसी पर्सन की डेथ हो गई, आपने उसकी फैमिली को कुछ पैसे दे दिए हेल्प करने के लिए, एज एन एम्प्लॉयर या एज एनी अदर पर्सन, 10 लाख रुपए तक अगर आपने दिया हो हेल्प करने के लिए, तो वो रिसिपिएंट के लिए गिफ्ट नहीं है। वो कोविड के टाइम पे अगर डेथ हुई हो तो अब तो पॉइंट ही खत्म हो गया। उस एवाई में तो चलो रेलेवेंट था, अभी इसका कुछ काम नहीं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक्सेप्शन के तौर पे कंप्लीट हुए। एक्सप्लेनेशन में अपन ने देख लिया कि भाई रिलेटिव में क्या क्या आता है, वो एक मेन पॉइंट था। एक्सप्लेनेशन में एक और मेन पॉइंट है, दैट इज प्रॉपर्टी। वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है यहाँ पे, अपन देख रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी के अंदर उसको एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो दोनों आ गया, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो वो तो सब कुछ ही कवर हो गया। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में ना स्पेसिफिक चीजें ही कवर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मूवेबल प्रॉपर्टी पे गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, सिर्फ सिलेक्टेड मूवेबल प्रॉपर्टी पे गिफ्ट टैक्स लगता है। और वो कौन सी है, वो आपके सामने दे रखी है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो किसी को आप शेयर गिफ्ट करोगे तो रिसिपिएंट के हैंड्स में गिफ्ट टैक्स आ सकता है, वैसा ज्वेलरी गिफ्ट करोगे तो भी आ सकता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में भी ऐसा हो सकता है, ड्राइंग्स में भी पॉसिबल है, पेंटिंग्स में भी पॉसिबल है, स्कल्पचर्स में भी पॉसिबल है, आर्ट वर्क, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल असेट, ये सब में पॉसिबल है। तो जहां जहां उनको पता चला ना कि पैसा बड़ा इन्वॉल्व होता है, वो सब चीजें कवर अप कर ली यहाँ पे। ये ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एंटीक चीजें, अपने को ये सब समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। जिनको समझ में आता है वो फालतू फालतू में पैसे दिए जा रहे हैं। फालतू सी पेंटिंग होती, कुछ नहीं होता, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ बोलियां लगती है। ऐसी पेंटिंग लोग गिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वैसा है। उसमें ना कैनवस पे कुछ भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है, नीचे पेंटर का नाम क्या है उससे फर्क पड़ता है, ब्रांडिंग होती है। तो वो बना रहा है, कुछ भी बना के दे देगा, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है ना, तो खाली ब्रश मार के दे देगा ना, उसके पैसे मिल जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये सब चीजों में ना मनी बड़ा इन्वॉल्व होता है, इसलिए बोला कि इसके ऊपर फिर टैक्स लगाना जरूरी है। बुलियन का मतलब क्या होता है? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ज्वेलरी के अलावा अगर प्रेशियस मेटल है, नॉर्मल बिस्किट के फॉर्म में या कॉइन के फॉर्म में। फिर है वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट पे बात कर चुके हैं, वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, एनएफटीज, वो सब है। तो इसको भी कवर कर लिया, क्योंकि लोग इसके फालतू फालतू पैसे दे रहे हैं ना। आपको नहीं बोला वो एनएफटी की इमेज, खाली जेपीजी फाइल, उसके 10-10 लाख रुपए दे दिए, वो किसी को गिफ्ट कर दिया, बोला इस पे भी टैक्स आ सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करोगे टैक्स नहीं आएगा। कोई भी एग्जांपल ले, तो सपोज आपने किसी को कोई ब्रांडेड वॉच गिफ्ट कर दी, डायमंड वाली, रोलेक्स, राडो, उस टाइप की बड़ी महंगी घड़ी, 1 करोड़, 5 करोड़। ये अपना पांड्या को देखा, मैच खेल रहा होता है ना, तो उस दिन आया 7 करोड़ की घड़ी पहन के मैच खेल रहा है। बोला इतना भी क्या शो ऑफ करना है, कहीं गिरा, कांच वाच टूट गया तो 2-3 करोड़ का तो कांच लग जाएगा उसके अंदर, तो क्या ही मतलब है। 7 करोड़ की घड़ी पहन के क्रिकेट खेल रहा है, उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन ठीक है, उसको ब्रांडिंग करनी है तो कर रहा है। अब ये ऐसी कोई चीज अगर आपने उसको गिफ्ट कर दिया, किसी को भी, एक्सवाइजेड पर्सन को, तो वो रिसिपिएंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वॉच लिखी नहीं है। तो वॉच कोई किसी को गिफ्ट कर देना, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लग्जरी कार, बाइक्स, कुछ भी, तो ये सब पे नहीं लगेगा। अब बहुत बार आपने देखते हैं ये सेलिब्रिटीज के ऐसे केसेस आते हैं, हाँ, कि बोले ये सेलिब्रिटी ने इस एक्टर को, प्रोड्यूसर ने गाड़ी गिफ्ट कर दी। बोले शाहरुख खान ने करण जौहर की पिक्चर में 2 मिनट का कैमियो रोल कर लिया, तो करण जौहर ने उसको फरारी गिफ्ट कर दी, रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी। ऐसे कोई गिफ्ट नहीं करता है, वो फीस होती है। उसको दिखाते हैं ऐसा है कि गिफ्ट कर दिया। ये क्या होगा ना, शाहरुख खान को रोल्स रॉयस खरीदनी है 5 करोड़ की, उसने बोला भाई तेरी पिक्चर में 5 मिनट का रोल है, मैं करूंगा, 5 करोड़ रुपए फीस है, पर बोले मुझे कैश में मत देना, क्योंकि 5 करोड़ देगा 30% टैक्स लग जाएगा। एक काम कर, 5 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीद और मुझे गिफ्ट कर दे। अब रिसिपिएंट के हैंड्स में गिफ्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, तो 5 करोड़ की गाड़ी टैक्स फ्री हो गई, तो 1.5 करोड़ रुपए टैक्स बचा लिया, सिर्फ एंट्री इस तरीके से दिखा के। अदरवाइज देखो, करण जौहर के 5 करोड़ लगने ही वाले थे, वो कैश में दे या गाड़ी दे, क्या फर्क पड़ा, लेकिन रिसिपिएंट का टैक्स बचता है ना, तो ट्रांजेक्शन को वैसे शो करते हैं। इसलिए आप देखना बहुत सारी मूवीज में आता है, बाद में मूवी सुपर हिट हो गई, प्रोड्यूसर ने एक्टर को गाड़ी गिफ्ट कर दी 4 करोड़ की। ऐसे कोई गिफ्ट नहीं बांटता है, बहुत पैसों का खेल है और बहुत पैसा लगा होता है। 2-4 करोड़ ऐसे ही बांट देंगे, वो दिखने में लगता है बड़ा अच्छा कि यार क्या लाइफ है इनकी भी, 4-4 करोड़ की गाड़ियां गिफ्ट मिल रही है। गिफ्ट कुछ नहीं है, वो फीस का हिस्सा होता है, लेकिन उसको शो वैसे करते हैं। और मार्केटिंग भी हो जाती है कि पिक्चर इतनी सुपर हिट हो गई,
कि प्रोड्यूसर 2-4 करोड़ की गाड़ियां गिफ्ट में बांट रहा है, अच्छी पिक्चर होगी, अपन भी देख के आते हैं, मार्केटिंग हो जाती है, वो 4 करोड़ उसमें से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कंप्लीट। बस तो इसके साथ आपका ना गिफ्ट वाला पूरा प्रोविजन जो है वो कंप्लीट हुआ, गिफ्ट इनकम। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर है कंडीशन सारी। अब जो कुछ बाकी छोटे मोटे प्रोविजन बचे हैं, देखा जाए तो 5 लाख तक का ही दे सकते हैं। उसके क्या? ऊपर जाएगा तो क्यों ऐसा? 50,000 का कंसिडरेशन 10%। 5 लाख तक का नहीं नहीं, ऐसे मत गिनो, नंबर्स के साथ करो, ऐसे याद मत करो, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं होगा। वो 5 लाख वाला जो बोल रहे हो वैसे कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि हर केस में सही बैठे, इसीलिए, क्योंकि वो कितना बेनिफिट हो रहा है उस पर भी है सम। हाँ, जो कंडीशन है वो 10% वाली वही रखो, ये पैसे 5 लाख वाला करने जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजंस बचे हैं वो अपने कल के लिए रखते हैं, क्योंकि एक दिन और चाहिए। तो कल प्रोविजंस बता के इलस्ट्रेशन करा दूंगा तो आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे।